कुल आय मतलब जो टोटल इनकम है आपके देश की, और दूसरी चीज होती है हमारी औसतन आय। कुल आय को हम नहीं लेते सर। कुल आय को क्यों नहीं लेते समझो, याद रखना, जब मैं बात करता हूं विकास के बारे में तो मैं किसी नंबर्स के बारे में, कुछ संख्या के बारे में, क्वांटिटी के बारे में बात नहीं कर रहा होता। मैं अगर आप एक एक व्यक्ति से जाके पूछोगे कि भैया ये बताओ कि तुम्हारे लिए विकास का मतलब क्या है, कि भैया ये बताओ तुम्हारे लिए विकास का मतलब क्या है, कि भैया तुम्हारे लिए विकास का मतलब क्या है, तो आपको एक होती है अभौतिक चीजें जो दिखाई नहीं देती, इसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। क्लियर हुआ ना? जैसे तुम्हारी स्वतंत्रता, तुम्हारी आजादी, तुम्हारी सुरक्षा। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारी सी क्लास में। आज के इस लेक्चर की अगर हम बात करें तो देखो, आपका जो हिस्ट्री का लेक्चर है वो पूरा मैंने करवा दिया है, जितने भी माइंड मैप्स हैं वो मैंने करवा दिए हैं। भूगोल की हम बात करें उसके भी जितने भी माइंड मैप्स हैं वो मैंने लेक्चर डाल दिए हैं, आप देख सकते हो। आज के इस लेक्चर की हम बात करें तो आज मैं अर्थशास्त्र के जितने भी माइंड मैप्स हैं उसको मैं जो है पढ़ाने वाला हूं, जितने भी चैप्टर्स हैं उसके माइंड मैप्स, ठीक है ना? तो हम एक एक करके जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उसको एक ही लेक्चर में कवर करेंगे, और जितने भी आपके माइंड मैप्स हैं उनको हम बहुत ही कम समय में डिटेल में कवर करने वाले हैं। क्लियर हुआ ना? चलिए, अब बात आती है सर इसके पीडीएफ नोट्स कहां मिलेंगे। तो आपको ये जो क्यूआर कोड है इसको स्कैन करना पड़ेगा। क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल जो है, उस पर जब आप जाओगे तो आपको इसके एक तरीके से आपको पीडीएफ नोट्स बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे, ठीक है ना? क्लियर हुआ? चलिए, तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लेना, और टेलीग्राम अगर डाउनलोड नहीं किया तो वो भी कर लेना, ठीक है ना? वैसे फालतू के ऐप डाउनलोड करके यार तुम लोग पबजी खेलते रहते हो, एक टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लो अपने भैया की खातिर है। चलो ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम एक पहले चैप्टर के साथ। पहला जो चैप्टर हमारा वो है विकास। अरे भैया, विकास की बात कर रहे हैं, विकास दुबे की बात नहीं कर रहे हैं, हम विकास की बात कर रहे हैं, ठीक है? विकास तुम्हारा दोस्त नहीं है, ठीक है? उस विकास के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जो तुम्हारे साथ पढ़ता है। हम विकास के बारे में बात कर रहे हैं, हम डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैं विकास के बारे में बात करूं, उसको साधारण से शब्दों में मैं बताऊं तो इसका मतलब होता है कि पहले से हम बेहतर हो जाते हैं। याद रखना, जब मैं बात करता हूं विकास के बारे में तो मैं किसी नंबर्स के बारे में, कुछ संख्या के बारे में, क्वांटिटी के बारे में बात नहीं कर रहा होता, मैं क्वालिटी के बारे में बात कर रहा हूं, मैं कुछ गुणों के बारे में बात कर रहा होता हूं। याद रखना, जब मैं विकास की बात करता हूं तो उसका मतलब होता है कि जब आप पहले से बेहतर हो जाते हो। क्लास 9th में आपकी कम परसेंट आई, क्लास 10th में आपने बहुत पढ़ाई की और आपकी अच्छी परसेंटेज आ गई, आपने टॉप किया, तो एक तरीके से ये आपके लिए विकास है। अच्छा, अब विकास में एक चीज और आती है कि विकास की जो धारणा होती है वो सबके लिए अलग अलग होती है। आप देखोगे कि विकास का मतलब शायद आपके लिए कुछ अलग होगा, मेरे लिए कुछ अलग होगा, किसी तीसरे इंसान के लिए विकास का मतलब कुछ अलग होगा। अब देखो, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, एक बार लेक्चर को बीच में मैं रोक रहा हूं, माफ करिएगा, कि मैं बहुत तेज पढ़ाता हूं, बहुत जल्दी पढ़ाता हूं, आई एम रियली सॉरी बेटा, मुझे कम से कम वक्त में लेक्चर कवर करवाना है। तो मैं मानते हुए चल रहा हूं कि तुमने लेक्चर पहले से पढ़ा हुआ है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि पहली बार आ गए, उनको शायद ये लेक्चर बहुत जल्दी लगेगा, लेकिन जिन बच्चों को रिवीजन पर्पस के लिए लेक्चर देखना है ना, ये वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर होने वाला है, इतनी गारंटी देता हूं मैं। चलो ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। जब मैं बात करता हूं विकास के बारे में, है ना, प्रगति के बारे में, सबको विकास चाहिए होता है, सबको तरक्की चाहिए होती है, नहीं चाहिए होती, लेकिन हाँ, याद रखना, विकास का जो मतलब होता है वो सबके लिए एक जैसा नहीं होता। अगर मैं 1000 लोगों को रखूं और 1000 लोगों से पूछूं कि भाई ये बताओ कि तुम्हारे लिए विकास का क्या मतलब है, तुम्हारे लिए विकास का क्या मतलब है, तुम्हारे लिए विकास का क्या मतलब है, तो सबका विकास का जो अर्थ होगा वो अलग अलग निकलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि देश में हजारों करोड़ों लोग हैं और उनकी जो अलग अलग परिभाषाएं हैं वो विकास को लेकर अलग अलग है। तुम्हारे लिए विकास का अलग मतलब है, मेरे लिए विकास का जो है अलग मतलब है। क्लियर हुआ? चलिए, बहुत ही बेहतरीन। आगे जब मैं बात करता हूं तो मेरे को यहां पर बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं कि विकास की जो धारणा है वो लोगों के लिए अलग अलग होती है। आप देखोगे कि अगर मैं बात करूं किसी भूमिहीन मजदूर की, तो उसका विकास का लक्ष्य क्या होगा कि भाई उसको बेहतर मजदूरी मिल जाए, है ना, उसके साथ कोई सामाजिक भेदभाव ना हो। अगर मैं बात करूं एक पंजाब में एक बड़ा जमींदार है, किसान है, उसकी अगर मैं बात करूं तो उसका क्या गोल हो सकता है, उसका डेवलपमेंटल गोल क्या हो सकता है, उसका विकास का लक्ष्य क्या हो सकता है कि भाई उसकी जो उपज है वो अच्छे से हो जाए, उसको पैदावार अच्छे से हो जाए और जिसको वो बेचकर मुनाफा कमाए, है ना। आप देखोगे एक शहर में जो बेरोजगार युवक है उसको एक स्थायी जॉब चाहिए, है ना। जो एक अमीर खानदान में एक अमीर, है ना, अमीर एक लड़की है, एक अमीर लड़की की हम बात करें तो उसके लिए विकास का क्या लक्ष्य होगा कि उसको भी अपने भाई की तरह थोड़ी सी स्वतंत्रता मिले, है ना, एक तरीके से लिबर्टी मिले। तो ये सारी क्या है सर, ये सारी एक तरीके से अलग अलग व्यक्तियों के लिए विकास की अलग अलग धारणाएं देखने को मिलती हैं। चलिए, अब एक बात याद रखना कि यहां पर एक चीज और आपको देखने को मिलती है कि हो सकता है कि एक जो चीज है वो आपके लिए विकास हो, दूसरे के लिए विनाश हो। ध्यान से समझना, मतलब याद रखना कि विकास की धारणाएं भी अलग है, और याद रखना जो विकास का हो सकता है आपके लिए मतलब विकास हो, किसी दूसरे के लिए वो विकास ना हो। यहां पे एक उदाहरण दिया गया है, मान के चलिएगा एक बहुत बड़ा बांध बन रहा है, जब बांध बनेगा तो याद रखना वहां पे बहुत सारी वनस्पतियों को काटा जाएगा, लोगों का विस्थापन किया जाएगा, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो उस जगह पर लोग रह रहे थे, आदिवासी लोग रह रहे थे, उनके लिए विकास का मतलब नहीं है। लेकिन समझो, बांध बनने के बाद जब बिजली मिलेगी तो बहुत सारे उद्योगपतियों को फायदा होगा, तो बांध बनना उनके लिए विकास है। तो समझो, बांध जब बन रहा था तो किसी के लिए वो विकास था
और किसी के लिए वो विनाश था। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि जो विकास है उसका अपने अपने अलग अलग लक्ष्य होते हैं और विकास का मतलब सबके लिए अलग होता है। हो सकता है विकास का मतलब आपके लिए कुछ और दूसरे के लिए कुछ और हो सकता है कोई एक जो चीज है वो आपके लिए विकास हो, दूसरे के लिए वो विकास ना हो, वो एक विनाश की तरह हो। क्लियर हुआ? चलिए, बहुत ही बेहतरीन। चलिए अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं देश के विकास के बारे में। जब हम देश के विकास के बारे में बात करते हैं, क्योंकि समझो कि हम देश में लाखों करोड़ों लोग हैं, अगर आप एक एक व्यक्ति से जाके पूछोगे कि भैया ये बताओ कि तुम्हारे लिए विकास का मतलब क्या है, कि भैया ये बताओ तुम्हारे लिए विकास का मतलब क्या है, कि भैया तुम्हारे लिए विकास का मतलब क्या है, तो आपको हजारों करोड़ों आंसर मिलेंगे कि भैया हमारे लिए विकास ये है, देश का विकास में ये होना चाहिए। सब लोग जो है अपने बारे में बात करेंगे। लेकिन जब मैं एक पूरे देश की बात कर रहा होता हूं तो इसमें कुछ चीजें आती हैं। इसमें पहली चीज आती है हमारी आय, इनकम। यानी कि समझो कि तुम्हारा विकास कितना हुआ है वो तुम्हारे पैसे से देखा जाता है। तुम अगर घर में अच्छे खासे कमाने लग गए तो कहीं ना कहीं पूरे रिश्तेदारी में तुम्हारी क्या होने लगेगी, तुम्हारी जो है तारीफें होने लगेंगी, है ना, लोग तुम्हें इज्जत देने लगेंगे। तो कहीं ना कहीं विकास की हम बात जब करते हैं तो पहली चीज आती है आय। लेकिन सिर्फ आय से कुछ नहीं होता, आय के अलावा भी हमारे अलग अलग लक्ष्य होते हैं। जैसे कि हम बात करें कि आपको एक तरीके से स्वतंत्रता मिले, है ना, समानता मिले, आपको एक तरीके से सुरक्षा मिले। ये भी एक तरीके से कहीं ना कहीं ऐसी चीजें होती हैं जो अभौतिक चीजें होती हैं, जो हमें दिखाई नहीं देती। देखो दो चीजें होती हैं, एक तो भौतिक चीजें जो हमें आनंद देती हैं, एक होती है अभौतिक चीजें जो दिखाई नहीं देती, इसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। क्लियर हुआ ना? जैसे तुम्हारी स्वतंत्रता, तुम्हारी आजादी, तुम्हारी सुरक्षा। अब ये भी कहीं ना कहीं आप देखोगे, ये भी कहीं ना कहीं क्या है, ये भी हमारे विकास का जो लक्ष्य है उनमें आती है। तो समझो विकास की जब हम बात करते हैं तो उसमें आय और आय के अलावा जो अलग अलग लक्ष्य हैं उनको भी शामिल किया गया है। विकास का मतलब सिर्फ भौतिक विकास से नहीं होता, अभौतिक चीजें भी इसमें जोड़ी जाती हैं, जिसमें ये सब लिखा हुआ है। क्लियर हुआ ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब बात करते हैं राष्ट्रीय विकास के बारे में तो आप देखोगे कि वैसे लोगों को विकास के बारे में अलग अलग समझ है। लेकिन जब हम एक राष्ट्र के बारे में बात करते हैं, एक देश के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं सर? तो याद रखना, इसमें दो चीजें लेते हैं। एक तो हम कुल आय मतलब जो टोटल इनकम है आपके देश की, और दूसरी चीज होती है हमारी औसतन आय। कुल आय को हम नहीं लेते सर। कुल आय को क्यों नहीं लेते? समझो कि जब आपकी आय अधिक होती है, समझो कि हमने आय को क्यों लिया। सबसे पहले आप ये समझो कि हमने देश के विकास में आय को क्यों जोड़ा। आय मतलब जो तुम्हारा पैसा है, जो तुम्हारी इनकम है, जो आमदनी आ रही है। तो ऑब्वियसली जब आपके पास आमदनी ज्यादा होती है तो एक आप बेहतरीन जिंदगी जी सकते हो। समझ में आया ना? बहुत ही लॉजिक है, आप ज्यादा से ज्यादा भौतिक वस्तुओं को खरीद सकते हो। तो कहीं ना कहीं पैसा सबसे ऊपर रहेगा। पैसा सबसे ऊपर रहेगा क्यों? क्योंकि जब पैसा होता है तो आप ज्यादा से ज्यादा जो चीजें हैं वो आप खरीद सकते हो, अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हो। लेकिन समझो कि यहां पर हम कुल आय नहीं लेते। किसी भी देश की जो कुल आय है, टोटल इनकम जो है वो नहीं लेते। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि हर देश की पॉपुलेशन अलग है, हर देश की जो जनसंख्या है वो अलग है। तो ऑब्वियसली जिस देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा होगी, भले ही वो गरीब जनसंख्या हो, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा है तो कुल आय भी ज्यादा आएगी, टोटल इनकम भी ज्यादा आएगी। तो ये सही तरीका नहीं होता। तो सर सही तरीका क्या होता है? तो सही तरीके के लिए हम औसत आय लेते हैं या फिर प्रति व्यक्ति आय लेते हैं। ये एक तरीके का एवरेज होता है कि हम क्या करते हैं सर, हम देश की जो टोटल इनकम है उसको देश की जनसंख्या के साथ में विभाजित कर देते हैं। तो पर व्यक्ति कितना कमाया जा रहा है वो हमें सामने मिल जाता है। क्लियर हुआ ना? तो आप देखोगे प्रति व्यक्ति एक जो है तरीके से सही तरीका माना जाता है। इसका फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। देश की कुल आय, इसको हम भाग देते हैं जनसंख्या से, तो हमारी प्रति व्यक्ति आय आ जाती है। इसको हम एवरेज इनकम भी बोलते हैं इंग्लिश में। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, फिर आप देखोगे अगर मैं बात करता हूं प्रति व्यक्ति आय के बारे में, तो यहां पर हमारा जो एक वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक की हम बात करें तो वर्ल्ड बैंक हर साल, विश्व बैंक की हम बात करें तो हर साल वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट निकालता है। और इस रिपोर्ट के अनुसार आप देखोगे कि इसने अलग अलग जो है वर्गों में बांट रखा है। जैसे आप देखोगे जो अमीर जो देश है उनकी जो प्रति व्यक्ति आय है वो आप देखोगे कहीं ना कहीं $63,000 से ज्यादा की है, $63,400 है ना। फिर हम बात करें जो निम्न आय वाले देश हैं, ये कौन से आते हैं? तो आप देखोगे जिन देशों की जो सालाना इनकम है, प्रति व्यक्ति आय जो है वो $2,400 या उससे कम होगी, तो वो एक तरीके से गरीब देशों में आएंगे। अच्छा, भारत किन देशों में आता है? तो भारत जो है एक तरीके से मध्य आय वाले वर्गों में आता है, जिसमें आप देखोगे भारत की जो लगभग 10,030 प्रति वर्ष की जो है एक तरीके से आपको क्या देखने को मिलती है? इनकम देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? प्रति व्यक्ति आय जो है प्रति वर्ष देखने को मिलती है। 2023 का जो है डेटा है, प्रति व्यक्ति आय में भारत जो है कहीं ना कहीं मध्यम में आता है। क्लियर हुआ? चलिए, बहुत ही बेहतरीन। आगे जब हम बात करते हैं तो आप देखोगे कि औसत आय की हम कहानी की बात करें तो औसत आय भी एक पूरा ठीक से सही हमें रिजल्ट नहीं दिखाता, क्योंकि औसत आय में हमें यह नहीं पता चलता कि समानता है या नहीं है। अब समझो ये दो उदाहरण दे रखे हैं, देश का है और देश का है। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो आप देखोगे कि यहां पर इसमें आप देखोगे 9500 जितने भी लोग हैं उनकी जो है एक तरीके से कुल आय दे रखी है 9500, 10,500, 9,800, 10,000, 10,200। तो एक तरीके से औसत आय हमारी 10,000 निकली। समझो यहां पर अगर आप देखोगे तो सबकी 500 500 500 500 है, एक व्यक्ति की 48,000 है, लेकिन यहां पर भी औसत आय 10,000 आ रही है। तो समझो कि दोनों देशों की जो आय है वो 10,000 है, 10,000 है। लेकिन इससे क्या नहीं पता लगता? इससे हमें असमानताओं के बारे में जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि देश खामे आप देखोगे कि यहां पर कितनी ज्यादा समानताएं हैं।
सबकी 500 500 500 500 है और एक व्यक्ति की 48,000 है। और जबकि अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर सबकी बराबर, लगभग बराबर जो है इनकम देखने को मिलती है। तो एक तरीके से औसतन आय जो है हमारी असमानताओं को छुपाता है, या फिर इसकी जानकारी हमें औसतन आय से नहीं मिलती। चलिए, तो इसकी भी कुछ कमियां हैं। बहुत ही बढ़िया। चलिए, आप देखोगे अगर मैं बात करूं आय और अन्य मापदंडों की, तो यहां पे बहुत सारे एक तरीके से राज्यों के नाम दे रखे हैं। राज्य में आप देखोगे कि अगर मैं औसतन आय की बात करता हूं तो उसमें हरियाणा ज्यादा है, हरियाणा की ज्यादा है। अगर मैं तीनों राज्यों को कंपेयर करूं, हरियाणा की ज्यादा है, उसके बाद केरल केरल की है, और सबसे कम आप देखोगे बिहार की है, बहुत कम है, 47,498, बहुत कम है ना। तो आय के आधार पर आप देखोगे कि हरियाणा जो है वो एक तरीके से इन तीनों में सबसे अव्वल दर्जे पे है। हरियाणा के अलावा फिर महाराष्ट्र की हम बात करें, गुजरात की हम बात करें, गोवा की हम बात करें, इनकी भी आपको प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा दिखती है। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप देखोगे सिर्फ हम आय पर ध्यान नहीं देते, आय पर ध्यान नहीं देते। अभी हम बात करेंगे किसके बारे में, अभी हम यूएनडीपी के बारे में बात करेंगे। यूएनडीपी का सिंपल सा मतलब है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन का एक प्रोग्राम है जो, जिसके तहत आप देखोगे ये हर बहुत सारे जो देश हैं उनकी लिस्ट निकालता है, और उनको एक तरीके से उनका एक एचडीआई निकाला जाता है, जिसको हम बोलते हैं मानव विकास सूचकांक, एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें आप देखोगे आय के अलावा अलग अलग कारकों को भी लिया जाता है। मतलब यहां पे सिंपल सा बोला गया है कि आय ही सब कुछ नहीं होती, आय के अलावा और भी कई सारे कारक होते हैं। जैसे शिशु मृत्यु दर की हम बात करें, बॉडी मास इंडेक्स की हम बात करें, है ना, हम बात करें ये जो हमारा साक्षरता दर की हम बात करें, है ना, निवल उपस्थिति अनुपात की हम बात करें, तो आय के अलावा दूसरी भी चीजें मायने रखती हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं आय के अलावा अन्य लक्ष्यों के बारे में, तो उसमें आप देखोगे कि शिशु मृत्यु दर में हरियाणा बहुत पीछे है, भले ही इनकम में ज्यादा हो, लेकिन हरियाणा इसमें बहुत पीछे है ना। आप देखोगे 28 है, और केरल का सिर्फ 6 है, बिहार का 27 है ना। साक्षरता दर की आप बात करोगे तो आप देखोगे हरियाणा में 80 है, 96 है जो है आपको केरल में देखने को मिलती है, अब ये और बढ़ गया है, और 71 आपको बिहार में। तो समझो ये सारी जो चीजें आपको दिखाई गई हैं, तो उसमें ये बताया गया है कि हरियाणा की जो प्रति व्यक्ति आय है वो केरल से ज्यादा है, लेकिन फिर भी आप देखोगे इसका महत्वपूर्ण क्षेत्रों में केरल से पीछे है। क्लियर हुआ ना, यानी कि महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आप देखोगे ये केरल से आपको पीछे दिखती है। यानी कि आय के अलावा जो अन्य लक्ष्य हैं उसमें आप देखोगे हरियाणा बहुत पीछे रह जाता है, केरल आगे निकल जाता है। और यहां पर हम बात करेंगे इसके बारे में आगे, जो कि इसको हम एचडीआई बोलते हैं। अच्छा, अब आता है हमारा सार्वजनिक सुविधाएं। सार्वजनिक सुविधाएं क्या होती हैं, तो समझो कि हमारे देश की हम बात करें तो हमारे देश में आपको हर तरीके का इंसान मिलता है, लेकिन ज्यादातर हमारे देश में लोअर मिडिल क्लास लोग रहते हैं, है ना, निचले मध्यम वर्गीय लोग रहते हैं, या फिर गरीब लोग रहते हैं। तो सार्वजनिक सुविधाएं वो होती हैं, कुछ ऐसी सुविधाएं होती हैं जिसको आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो बहुत महंगी होती हैं। जैसे हम बात करें रेलवे, है ना, बसों की हम बात करें, जैसे सरकारी बसें चलती हैं, रेलवे चलती हैं, स्कूल्स की हम बात करें, सरकारी हॉस्पिटल्स की हम बात करें, तो यहां पर आपका सस्ते में इलाज करवा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आपका खर्चा सरकार उठा रही है। तो इसको हम बोलते हैं सार्वजनिक सुविधाएं, जिनको हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। ये गरीबों के लिए बनी होती हैं, गरीबों के लिए, या फिर जो निचले स्तर पर जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनके लिए बनी होती हैं, लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए बनी होती हैं। ठीक है सर, आप देखोगे अब यहां पे बोला जा रहा है, जो मैंने आपको बात बोली है कि आय जो है पर्याप्त सूचक नहीं है, क्योंकि आय के अलावा भी जो अन्य लक्ष्य होते हैं कि भाई एक जो इंसान है वो एक अच्छी जिंदगी जी रहा है नहीं, है ना, एक शुद्ध वातावरण जी रहा है नहीं जी रहा, है ना, बिना मिलावट की दवाएं नहीं मिलती हैं, या फिर जो भी सामान मिलता है स्वच्छ मिलता है या नहीं मिलता। एक तरीके से आप देखोगे कि उस देश में महिलाओं की क्या स्थिति है, तो ये सारी चीजें भी आ जाती हैं, ये सारी चीजें भी आ जाती हैं। और एक तरीके से आप देखोगे इसको हम बोलते हैं यूएनडीपी का जो मानक होता है इसको हम बोलते हैं एचडीआई, मानव विकास सूचकांक। अब यहां पे मानव विकास सूचकांक की बात की गई है, मानव विकास रिपोर्ट, कुछ भी बोलो एक ही बात है। अब मानव विकास रिपोर्ट जो है वो अलग अलग स्तर पर हमें एक तरीके से अलग अलग रिपोर्ट देती है आय के अलावा, जिसमें आप देखोगे स्वास्थ्य के आधार पर, फिर आप देखोगे एजुकेशन के आधार पर, साक्षरता दर, शिशु मृत्यु दर, है ना, निवल उपस्थिति अनुपात की हम बात करें, प्रति व्यक्ति आय भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो अलग अलग स्तरों पर आप देखोगे, अलग अलग कारकों के आधार पर ये जो एचडीआई रिपोर्ट है वो निकाली जाती है, जिसमें आप देखोगे भारत का स्थान बहुत बेकार है, 134वां स्थान है भारत का, है ना, बहुत ही 193 देशों में 134वां स्थान है, 2022 का डेटा है। क्लियर हुआ ना। चलिए, तो आप देखोगे भारत में प्रति व्यक्ति आय भी बहुत कम है, और जन्म के समय संभावित आयु की हम बात करें, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात की जा रही है कि कोई व्यक्ति कितना जी सकता है, एक तरीके से उसकी बात की जा रही है, ये भी भारत में बहुत कम आपको देखने को मिलती है। यानी कि एचडीआई में हमारी हालत बहुत खराब है। और हाँ, अगर मैं बात करूं भारत का नंबर 1 राज्य कौन सा है, तो है केरल। केरल जो है, केरल की अगर मैं बात करूं तो केरल नंबर 1 पर आता है। क्लियर हुआ ना। चलिए, बहुत ही बढ़िया। चलिए, आप देखोगे जैसे हमारे जो आसपास के छोटे मोटे देश हैं, पड़ोसी देश जो है, श्रीलंका की हम बात करें, भूटान की हम बात करें, तो ये भी मानव विकास रिपोर्ट में भारत से अव्वल दर्जे पे है, अव्वल स्थान पर है। ठीक है सर, बहुत ही बेहतरीन। चलिए, आप देखोगे कि अगर हम बात करते हैं आज जैसा विकास किया जा रहा है, और विकास की जब हम बात करें तो एक तरीके से आप देखोगे कि विकास की धारणा बदल रखी है। हमने क्या किया सर, हमने एक तरीके से विकास के चक्कर में अपने संसाधनों का दोहन कर दिया, हमने एक तरीके से भूमिगत जल खत्म कर दिया भाई,
300 से ज्यादा जिले ऐसे हमारे भारत देश में जिन पर एक तरीके से सूखे का खतरा मंडरा रहा है। उनमें पानी जो है एक तरीके से 4 मीटर से भी कम जो है हो चुका है, पानी की कमी हो सकती है। तो एक तरीके से हमने अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचा दिया। हमें क्या करना है सर, हमें सतत पोषण विकास की तरफ बढ़ना पड़ेगा, जहां पर हम अभी की जरूरतों को पूरा करें और हम अपनी भविष्य की जरूरतों को भी पूरा करें। क्लियर हुआ? ये होती है हमारी विकास की धारणा। क्लियर हुआ ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। इतनी चीज आई होप आपको जो है क्लियर हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी, बहुत ही बेहतरीन। चलिए, तो अब एक काम करते हैं, बस इस चैप्टर में इतना ही बहुत जरूरी था। अब हम दूसरा चैप्टर शुरू कर लेते हैं। दूसरा चैप्टर कौन सा है सर? तो हमारा दूसरा चैप्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, द सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अगर मैं सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी की बात करूं तो समझो, सबसे पहले समझो कि हमारी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, आर्थिक गतिविधियां क्या होती हैं। तो समझो, अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है कि हम एक तरीके से समझो, अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है कि हमारे देश में हम अलग अलग गतिविधि कर रहे हैं। अब गतिविधियों की हम बात करें, मैं आर्थिक गतिविधियों की बात कर रहा हूं, यानी कि जिससे आपको पैसा मिलता है, जिससे आपका घर चल रहा है। आपके घर में आपके पापा कमाते होंगे या फिर आपकी मम्मी कमाती होंगी, तो उससे पैसा आ रहा है और उसका आपका घर चल रहा है। ऐसे पूरे देश में कोई ना कोई लोग कुछ ना कुछ गतिविधि कर रहे हैं, और ये जो गतिविधि है वो एक तरीके से आर्थिक गतिविधि है, जिससे पैसा मिल रहा है। और एक तरीके से जब इसका हम अध्ययन करते हैं, उसको हम अर्थव्यवस्था बोलते हैं। इन्हीं सब चीजों का जब हम अध्ययन करते हैं, उसको हम अर्थव्यवस्था बोलते हैं। तभी तो हम बोलते हैं ना कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। तो ये सारी जो चीजें आप पढ़ते रहते होगे और इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब समझो, अब होता क्या है कि जो ये आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं, ये अलग अलग क्षेत्रों में होती हैं, ये अलग अलग क्षेत्रों में होती हैं। और याद रखना, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम किसके बारे में बात करते हैं? आर्थिक गतिविधियों के बारे में ही बात करते हैं। क्लियर हुआ ना? चलिए, तो आर्थिक गतिविधियों के बारे में हम बात करें तो समझो कि ये मुख्य रूप से 3 तरह की होती हैं। एक तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। सबसे पहले हम बात कर लेते, समझो कि हम अलग अलग गतिविधियां कर रहे हैं, हम अलग अलग एक्टिविटीज कर रहे हैं सर, है ना, यानी कि हम अलग अलग आर्थिक गतिविधियां कर रहे हैं। तो समझो, इसको हमने बांट लिया, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्राथमिक क्षेत्र के बारे में। अगर मैं प्राथमिक क्षेत्र के बारे में बात करूं, तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है? तो यहां पर हम सीधा सीधा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों से हम जो है उत्पादन करने की कोशिश करते हैं। यहां पर आप देखोगे इंसान का कोई अहम योगदान नहीं होता। आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ चीजें हमें कहां से मिल रही है? प्रकृति से मिल रही है। मछली पकड़ना, कृषि करना, और मछली, और एक तरीके से आप देखोगे डेयरी फार्मिंग की हम बात करें। और याद रखना, इसको हम कृषि संबंधित क्षेत्र भी बोलते हैं, क्योंकि मुख्य रूप से हमारी जो प्राइमरी एक्टिविटीज है, प्राथमिक क्षेत्र है, इसमें मुख्य रूप से हमारी कृषि आती है। तो इसको हम कृषि संबंधित क्षेत्र भी बोलते हैं। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, याद रखो, यहां पे ये देख लेना। क्लियर हुआ? चलिए, फिर हम बात करें द्वितीय क्षेत्र के बारे में। अब द्वितीय क्षेत्र क्या है सर? अब समझो कि जो चीजें हमें प्राथमिक गतिविधियों से मिली है, और हाँ, याद रखना, इसमें खनन भी आ जाता है सर, इसमें खनन भी आ जाता है। खनन, जो खनन होता है, जिसमें हम एक तरीके से खनिजों का जो है एक तरीके से उत्पादन करते हैं, वो भी हमारी प्राथमिक गतिविधि से है। क्यों? खनिज हमें कहां से मिले हैं? खनिज भी हमें एक तरीके से नेचर से ही मिले हैं, हमें प्रकृति से ही मिले हैं। तो समझो कि अब हम क्या करें, अब हम द्वितीय क्षेत्र में आ चुके हैं। अब द्वितीय क्षेत्र की हम बात करें तो ऐसा इसको समझो कि एक एडवांस वर्जन है। यहां पर हम क्या कर रहे हैं सर? यहां पर जो भी हमें प्राथमिक गतिविधियों से चीजें मिली हैं, उसको हम और बेहतर बना रहे हैं। आपको कपास मिला, आपने कपास से कपड़ा बना दिया, सूती कपड़ा बना दिया। आपको गन्ना मिला, आपने गन्ने से चीनी बना दी। क्लियर हुआ? आपको आटा मिला, आपने आटा के साथ चीनी वगैरह सब घोल के आपने जो है बिस्किट बना दिए। तो ये क्या है सर? ये एक तरीके से द्वितीय क्षेत्र है। इसको हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं, इसको हम विनिर्माण क्षेत्र भी बोलते हैं। आप देखोगे कि यहां पर जो वस्तु होती है वो अधिक मूल्यवान हो जाती है। कच्चा कपास तो बहुत सस्ता होगा, गन्ना भी बहुत सस्ता होगा, लेकिन जब गन्ने की चीनी बना दोगे तो वो अधिक मूल्यवान हो जाएगी, उसका आप अधिक उपयोग कर सकते हो। क्लियर हुआ? बहुत अच्छी बात है। आप देखोगे इसको हम औद्योगिक क्षेत्र भी बोलते हैं, या फिर इसको हम विनिर्माण क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, आगे हम बात कर लेते हैं तृतीय क्षेत्र के बारे में। तृतीय क्षेत्र क्या है सर? तो तृतीय क्षेत्र एक तरीके से इसको हम सेवा क्षेत्र के रूप में भी देखते हैं, जिसका काम क्या होता है? याद रखना, तृतीय क्षेत्र में किसी भी प्रकार का हम उत्पादन नहीं करते। हम क्या नहीं करते सर? हम उत्पादन नहीं करते। इसमें हम क्या करते हैं? तो इसमें एक तरीके से आप देखो कि सेवाएं प्रदान करते हैं। आप यहां पे समझने की कोशिश करो, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र को जोड़ने का काम कौन करता है सर? तो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को जोड़ने का काम हमारा तृतीय क्षेत्र करता है। क्लियर हुआ ना? मान के चलिएगा भाई, तुमने गन्ना उगाया, अब गन्ने को मिल तक ले जाने के लिए कोई ट्रैक्टर, ट्रक वगैरह तो चाहिए होगा ना। गन्ने की खेती करने के लिए आपको पैसा चाहिए होगा, बैंक से लोन चाहिए होगा। क्लियर हुआ ना? ये सारी जो चीजें हैं कहीं ना कहीं आपको सेवा प्रदान कर रही हैं। आप भी तो फोन मिलाते हो ना, जब पीडब्ल्यू के ऐप में कुछ दिक्कत आ रही होती है, मान के चलो कुछ भी दिक्कत आ रही है, तो आप कस्टमर केयर पे हेल्प करते हो। हेल्प तो वो भी एक तरीके से क्या है? हेल्प जब मांग रहे हो आप, तो एक तरीके से वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूं सर? मैं भी एक तरीके से तृतीय क्षेत्र का हिस्सा हूं। क्यों मैं भी अपनी सेवाएं आपको दे रहा हूं, ताकि आपके एग्जाम जो है बहुत अच्छे हो जाए। क्लियर हुआ? चलिए, बहुत ही बढ़िया। आगे हम बात कर लेते हैं। अब तीनों क्षेत्र की हम बात करें तो तीनों क्षेत्र में एक तरीके से आपको कनेक्टिविटी दिखाई देती है ना। और जो कनेक्टिविटी है मैंने आपको बता दी। अब समझो कि किसान ने क्या किया? किसान ने गेहूं की खेती की, है ना, गेहूं का उत्पादन किया। अब ये जो गेहूं है वो एक तरीके से क्या होगा? एक तरीके से आप देखोगे फैक्ट्री में जाएगा। अब फैक्ट्री के लिए क्या चाहिए होगा? फैक्ट्री तक ले जाने के लिए आपको ट्रक चाहिए होगा, तो ट्रक अपनी सेवा दे रहा है। फिर आप देखोगे वो जो फैक्ट्री में जाएगा, उस आटे का, उस गेहूं का एक तरीके से पीस कर उस आटे का बिस्किट बनाया जाएगा। क्लियर हुआ ना? बहुत अच्छी बात है। तो ये एक तरीके से क्या है सर? एक तरीके से आप देखोगे कि तीनों क्षेत्र जो है वो एक दूसरे पर निर्भर है, और एक तरीके से होता है ना, एक तरीके से पूरक है तीनों क्षेत्र।
कोई एक के बिना दूसरा काम नहीं कर सकता। आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, अब थोड़ा सा हम तुलना कर लेते हैं। तुलना की हम बात कर रहे हैं तो यहां पर हम तुलना किस प्रकार से कर रहे हैं, किसकी तुलना की बात कर रहे हैं? आप समझो कि तीनों क्षेत्र से कुछ ना कुछ उत्पादन हो रहा है सर, तीनों क्षेत्र से पैसा आ रहा है। अब ये तीनों क्षेत्र को जब हम जोड़ लेते हैं तभी तो हमें मिलता है क्या, जीडीपी, है ना? तभी तो हम जीडीपी की बात करते हैं ना। अरे भाई एक बात बताओ, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, इन तीनों क्षेत्रों से जब हमें कुछ सम मिलता है, कुछ हमें मिलता है, तभी तो हम क्या बोलते हैं कि भैया ये क्या है हमारा, ये हमारा घरेलू उत्पादन है सर, है ना? इसको हम सकल घरेलू उत्पादन बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जीडीपी। जीडीपी का मतलब क्या है कि किसी भी, अगर मैं एक वर्ष की बात करूं, किसी भी विशेष वर्ष की बात करूं, तो वहां पर जितनी भी वस्तुओं का, सेवाओं का जो है कुल जो मूल्य है या फिर कुल उत्पादन जो हुआ है उसका जो मूल्य है, उसके अंतिम मूल्य को हम क्या बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। अंतिम मूल्य का मतलब क्या होता है बताऊंगा अभी, क्लियर हुआ ना? चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे हम बात करें तो आप देखोगे कि यहां पर समझो कि जब हम बात करते हैं अलग अलग क्षेत्रों के बारे में तो हम क्या करते हैं सर, हम मूल्य लेते हैं, हम मात्रा लेते हैं। समझो कि उत्पादन हुआ है, अगर मैं बोलूं कि हमने 10 किलो हमने किलो का उत्पादन किया है, हमने 1000 किलो का उत्पादन किया, मान के चलो 1000 किलो का उत्पादन किया हमने, क्लियर हुआ? तो 1000 किलो का जो उत्पादन किया है उसकी कीमत जो है, मान के चलो 1,00,000 है, 1,00,000 किलो की जो वैल्यू है वो 50,000 रुपए है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आप 1,00,000 आप क्या लोगे, आप मात्रा लोगे या फिर आप 50,000 मूल्य लोगे? क्योंकि वो 1,00,000 जो किले हैं उसका मूल्य कितना है सर, वो 50,000 मूल्य है उसका। क्यों है? हम क्या करते हैं, हम हमेशा क्या करते हैं, हम मात्रा नहीं लेते सर, हम हमेशा मूल्य लेते हैं। इसका मतलब क्यों क्यों मूल्य लेते हैं? क्योंकि समझो कि एक तरीके से आप समझो कि मान के चलो अगर मैंने मात्रा ले ली तो 1,00,000 किले हैं, एक और दूसरा हमारा क्षेत्र जहां पर कारें बनाई जाती हैं और वो सिर्फ एक कार है। अब 1,00,000 किलो की कीमत थी 50,000 और एक कार की कीमत थी 10,00,000 रुपए। कौन ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है? अगर आप मूल्य देखोगे तो ऑब्वियसली कार का मूल्य ज्यादा है, लेकिन अगर आप मात्रा देखते हो तो मात्रा किलो की ज्यादा है, लेकिन किलो की मात्रा ज्यादा है, उसका मूल्य तो कम है ना। तो एक तरीके से हम कभी भी मात्रा नहीं लेते, हम हमेशा मूल्य लेंगे, मूल्य। क्लियर हुआ ना? हम जैसे किलो, है ना, संख्या, ये सब है ना, केजी, ये सब हम नहीं लेते, ये सब हम नहीं लेते। हम सिर्फ और सिर्फ क्या लेते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ मूल्य को ही देखते हैं। मूल्य हमें सही इमेज दे पाता है, मूल्य हमें सही तस्वीर दे पाता है। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब याद रखना जब हम सकल घरेलू उत्पाद का कैलकुलेशन करते हैं तो हमेशा अंतिम मूल्य लेते हैं, जो भी उत्पादन हुआ है उसका अंतिम मूल्य लेते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया गया। मान के चलो कि तुम एक लकड़हारे हो, तुमने एक तरीके से, है ना, एक पेड़ काटा और उस पेड़ को आप देखोगे 200 रुपए में बेच दिया। किसको भाई? 200 रुपए में आप देखोगे उस पेड़ को तुमने किसी कारपेंटर को बेच दिया। अब इस कारपेंटर ने क्या किया सर, इस कारपेंटर ने क्या किया, इस कारपेंटर ने, आप देखोगे समझो इसको ऐसे कुछ समझो, इस कारपेंटर ने 200 रुपए में लकड़ी जो है, सॉरी, इस लकड़हारे ने 200 रुपए में लकड़ी जो है एक कारपेंटर को बेची। इसने, उस कारपेंटर ने बेड बना दिया इसका, और बेड बनाकर इस लकड़ी को 500 रुपए में बेच दिया, है ना, इस बेड को 500 रुपए में बेच दिया एक होलसेलर को, है ना। होलसेलर ने क्या किया, होलसेलर ने इस 500 की बेड को 1000 रुपए में किसको बेच दिया, 1000 रुपए में एक रिटेलर को बेच दिया, है ना। और रिटेलर ने फाइनली देखोगे 2000 रुपए में किसको बेच दिया सर, कस्टमर को बेच दिया। अब समझो कि यहां पर अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मेरा सवाल आपसे यह है कि 2000 रुपए वैल्यू होगी, 2000 रुपए वैल्यू होगी, या फिर, है ना, 500, समझो 200, 700 रुपए, 700 और 1000, 1700 और 2000, यानी कि 2073, 3700। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि हम जब अंतिम मूल्य की बात करते हैं तो हम ये वाला मूल्य लेंगे या फिर 2000 रुपए लेंगे? नहीं, हम हमेशा जो है ये वाला वैल्यू लेंगे। क्यों? क्योंकि समझो कि अगर हमने ये वाला मूल्य लिया तो उसमें दोहरी गणना हो जाएगी। हमने क्या किया सर, हमने क्योंकि समझो ये 200 रुपए जो उसने बेचा है, इसमें 500 रुपए में 200 रुपए इंक्लूडेड है, 1000 रुपए में 500 रुपए इंक्लूडेड है, 2000 रुपए में 1000 रुपए, 500 रुपए, 200 रुपए सब इंक्लूडेड है। तो अगर हम ये वाली वैल्यू लेते हैं 3700, तो हम हर एक चीज को दो दो बार गिन रहे हैं। क्लियर हुआ ना? तो हम क्या लेंगे, जो फाइनली जो कस्टमर के पास गई है, जो उसका अंतिम इस्तेमाल करेगा, उसकी जो मूल्य है, यानी कि हम यहां पर हमेशा 2000 रुपए जीडीपी की तरह लेंगे। जीडीपी जब कैलकुलेट करेंगे तो हम इसमें ये वाला नंबर नहीं लेंगे सर, हम अंतिम मूल्य यानी कि जो कस्टमर के पास गया है वो मूल्य लेंगे। समझ में आया ना? ये आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, समझ जाना। क्लियर हुआ ना? चलिए बहुत ही बढ़िया। चलिए आप देखोगे कि अगर मैं बात करूं ऐतिहासिक, इन क्षेत्रों में आपको ऐतिहासिक रूप से परिवर्तन भी देखने को मिलेगा। अगर आप पिछले 100 वर्ष का डेटा उठाओगे, अगर पिछले आप 100 सालों का डेटा देखोगे किसी भी देश का, तो आपको यहां पे एक चीज दिखाई देगी कि जब कोई भी देश अविकसित होता है या फिर विकासशील होता है या फिर विकास की स्थिति में होता है, तो वहां पर स्टार्टिंग में यह होता है कि वहां पर मैक्सिमम जो लोग होते हैं किस पर डिपेंडेंट होते हैं सर, तो मैक्सिमम जो लोग होते हैं वहां पर एक तरीके से खेती कर रहे होते हैं, कृषि में होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में होते हैं। धीरे धीरे आप देखोगे वहां पर द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का, है ना, जो महत्व बढ़ता जाता है। तो आपको कुछ ऐसे ट्रेंड्स दिखाई देंगे। अगर आप देखोगे कि अब मैं बात करूं, अगर यहां पे थोड़ा सा हम बात करें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की,
है ना। तो यहाँ पे डेटा दे रखा है, यहाँ पे डेटा दे रखा है। एक तो स्टार्टिंग का डेटा दे रखा है जब हम आजाद हुए थे 1973-74 की बात की जा रही है। यहां पर आप देखोगे कि तृतीय क्षेत्र 36% है जीडीपी में, 22% द्वितीय क्षेत्र है और प्राथमिक क्षेत्र 42% है। अब आप देखोगे जब मैं बात करूं 2013-14 की, तो यहां पर सब कुछ बदल गया। लगभग 70% जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो हमारा तृतीय क्षेत्र का है, और हमारे कृषि का जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था वो 42% से गिरकर 14% रह गया। तो एक तरीके से आपको जीडीपी में बहुत बड़े बदलाव दिखते हैं। जीडीपी में जो परसेंटेज है उसमें आपको आज की वक्त आप देखोगे 74% से ज्यादा जो हिस्सेदारी है वो आपको तृतीय क्षेत्र में दिखती है। वहीं मैं अगर आजादी की बात करूं, उस टाइम पे जब डेवलप कर रहे थे, आजादी मिली थी, तो मैक्सिमम जो लोग थे, है ना, मैक्सिमम जो कंट्रीब्यूशन था वो किसका था सर? वो एक तरीके से आपको कृषि का या फिर आप बोल सकते हो प्राथमिक क्षेत्र का देखने को मिलेगा। तो कुछ आपको ऐतिहासिक बदलाव जो है इन क्षेत्रों में दिखते रहते हैं। जैसे जैसे कोई इकोनॉमी ग्रो करती है वैसे वैसे आप देखोगे कि वो प्राथमिक से द्वितीयक और तृतीयक की तरफ जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, लेकिन यहां पे एक दिक्कत है सर। दिक्कत क्या है सर? दिक्कत यह, समस्या यह है कि अगर मैं बात करूं जीडीपी में तो बदलाव आया है, लेकिन यहां पर एक चीज बहुत गलत हो गई। गलत क्या हो गई सर? आज भी ज्यादातर जो लोग हैं उनको रोजगार किससे मिलता है? तो जीडीपी में इतना कम शेयर होने के बाद भी, इतना कम हिस्सा होने के बाद भी आप देखोगे आज भी ज्यादातर जो लोग हैं वो हमारे प्राथमिक गतिविधि में लगे हुए हैं। यानी कि लगभग आप देखोगे, जैसे समझो कि यहां पे दिक्कत क्या है कि अगर मैं 1972-73 की बात करूं, 74% जो लोग थे उनको रोजगार मिलता था कृषि से या फिर प्राथमिक क्षेत्र से, लेकिन ये परसेंटेज बहुत कम नहीं हुआ। अब जैसे ऑब्वियसली जब मान के चलो कि जीडीपी में हिस्सा कम हो गया है प्राथमिक क्षेत्र का, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि काम भी अब वहां पे कम लोग कर रहे होंगे? नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, काम अभी भी वहां पे ज्यादा कर रहे हैं। आप आज का डेटा देखोगे, आज भी लगभग 50% जो लोग हैं वो कृषि में लगे हुए हैं, लेकिन ये होना नहीं चाहिए था, ये अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे इसका सिंपल सा रीजन ये है कि हमारे द्वितीय और तृतीय क्षेत्र उतनी नौकरियां नहीं दे पा रहे हैं। ना ही हमारे देश में बहुत अच्छा सा औद्योगिकरण हो पाया और तृतीय क्षेत्र में भी उतनी ज्यादा नौकरियां पैदा नहीं हो पाई। तो आज भी जीडीपी में शेयर कम होने के बाद भी, सकल घरेलू उत्पाद में शेयर कम होने के बाद भी आप देखोगे मैक्सिमम जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं सर? वो खेती कर रहे हैं। और यहां पर समस्या क्या आती है? समस्या यह आती है कि यहां पर एक तरीके से हमें बेरोजगारी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। अच्छा, बेरोजगारी यहां पर कैसे देखने को मिलती है? तो कृषि में आपको प्रच्छन्न बेरोजगारी, और इसको हम छुपी हुई बेरोजगारी भी बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? आप समझो कि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम है, इसका मतलब यह हुआ कि जितना जरूरत नहीं है कृषि में उससे कई गुना ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। मान के चलिएगा एक खेत है जहां पर 10 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन असल में वहां पर जरूरत सिर्फ 5 लोगों की थी। तो कहने का मतलब यह है कि बचे हुए जो 5 लोग उसमें एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो जीरो है सर, बिल्कुल, है ना। उनका जो एक तरीके से कंट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल जीरो है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो 5 लोग हैं वो तुम्हें देखने में लग रहा है कि वो काम कर रहे हैं, लेकिन असल में वो बेरोजगार है, उनका उत्पादन जो है वो शून्य है। इसलिए हम बोलते हैं कि भाई कृषि में आपको प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी जो है देखने को मिलती है सर। ठीक है, ये पढ़ लेना, क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर। अच्छा अच्छा, आप देखोगे कि हम बात करें कि सरकार ने कुछ किया, बिल्कुल किया भाई। रोजगार का सृजन बढ़ाने के लिए आप देखोगे सरकार की भूमिका क्या है। तो आप देखोगे यहां पे 2005 की हम बात करें तो यहां पे मनरेगा को जारी किया गया था। पहले इसका नाम नरेगा था, उसके बाद मनरेगा कर दिया। और अब मेरा आपसे सवाल है, कमेंट सेक्शन में करना, कि हाल ही में सरकार ने इसका नाम बदल दिया है ना, मनरेगा का नाम बदल दिया, उसका नाम रख दिया किसी दूसरी चीज पर। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, अगर आप करंट अफेयर्स देखते हो तो आप बता पाओगे। ठीक है, हाँ। तो मनरेगा की हम बात करें, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यह था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग प्रवासन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, शहरों में जाते हैं और शहरों का बोझ बढ़ाते हैं, कम हो। हम क्या करें सर? हम गांव में ही लोगों को रोजगार दें। तो ये सरकार बोलती है कि हम 100 दिन काम देंगे, और अगर हम 100 दिन काम नहीं दे पाते तो उसकी जगह आपको रोजगार भत्ता भी दिया जाएगा। क्लियर हो ना? तो प्रत्येक ग्रामीण परिवार में किसी भी एक व्यक्ति को आपको प्रति वर्ष 100 दिन जो है काम देने का वादा करा जाएगा सरकार के द्वारा। और एक तरीके से सरकार अगर एक तरीके से काम नहीं दे पाती है तो सरकार को रोजगार भत्ता भी देना पड़ेगा। तो एक तरीके से लोगों का जो रोजगार है वो एक तरीके से सुनिश्चित हो गया। बहुत ही बढ़िया। चलिए, अब देखोगे अर्थव्यवस्था का अगर मैं अन्य वर्गीकरण करूं तो आपको क्या देखने को मिलता है सर? आर्थिक गतिविधियों को काम करने की शर्तों और स्वामित्व के आधार पर भी क्या किया गया? बांट दिया गया। यानी कि समझो कि अभी तक तो हमने प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र की बात की, लेकिन अगर मैं बात करूं हमारी जो आर्थिक गतिविधियां हैं इनमें आपको अलग अलग क्या देखने को मिलेगा? अलग अलग काम करने वाले लोग मिलेंगे और अलग अलग स्वामित्व के लोग मिलेंगे। मतलब आप देखोगे कि जैसे मैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की बात करूं तो उसमें आपको 2 संगठन दिखते हैं। एक तो होता है आपको संगठित और असंगठित क्षेत्र, है ना। 2 क्षेत्र दिखते हैं, एक तो संगठित और असंगठित, यह है काम करने की शर्तों के आधार पर, और दूसरा होता है हमारा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, यह है स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर, काम करने की शर्तों के आधार पर आप देखोगे हमारी जो अर्थव्यवस्था ये बटी हुई है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करें अगर असंगठित और संगठित क्षेत्रों के बारे में। संगठित क्षेत्र वो क्षेत्र होते हैं जो एक तरीके से प्रॉपर संगठित है, सरकार
के पास उनका पंजीकृत रजिस्ट्रेशन है और ये सरकार के सभी नियमों का पालन करते हैं। यहां पर याद रखना कि मजदूरों का शोषण नहीं होता, यहां पर हर एक चीज जो है निर्धारित होती है। यहां पर आप देखोगे नौकरी सुरक्षित होती है, काम के घंटे निर्धारित होते हैं और आपको एक सुरक्षा दी जाती है। वेतन के अलावा आप देखोगे आपका पीएफ कटता है और एक तरीके से आपके परिवार का ध्यान रखा जाता है, आपका इंश्योरेंस करवाया जाएगा। वहीं मैं बात करूं असंगठित क्षेत्र, तो आप देखोगे ये सरकारी नियंत्रण से बाहर होते हैं, ये सरकार के नियमों का पालन नहीं करते। याद रखना है सरकार के नियमों का पालन नहीं करते, इतनी चीज आपको याद रखनी है। और याद रखना यहां पर जो लोग नौकरी करते हैं उनकी नौकरी का कोई भरोसा भी नहीं होता, कोई भी सुविधा नहीं दी जाती, काम के घंटे निर्धारित नहीं होते। जैसा आपने देखा होगा वो परचूनी की दुकानों पर वो छोटू होता है ना, छोटू, ओए छोटू ए सामान लिया बोला, तो वो एक तरीके से क्या है, वो एक तरीके से असंगठित क्षेत्र का ही हिस्सा है और इनका बहुत शोषण किया जाता है, ठीक है सर, और इनकी कोई भी रोजगार की सुरक्षा नहीं होती। वहीं मैं अगर बात करूं संगठित क्षेत्रों की, तो उनको रोजगार की सुरक्षा दी जाती है। वहीं मैं स्वामित्व के आधार पर बात करूं तो आप देखोगे सार्वजनिक और निजी क्षेत्र आपको देखने को मिलते हैं। एक और सेक्टर होता है भाई हमारा, कोई बात नहीं, ये मुख्य रूप से दो होते हैं, है ना, सार्वजनिक और निजी। सार्वजनिक में क्या होता है कि जो स्वामित्व होता है वो सरकार के हाथ में है सर, है ना, और यहां पर मेन जो मोटिव है सार्वजनिक क्षेत्र का वो है सेवा करना, पब्लिक की सेवा करना, ना कि मुनाफा कमाना। और आप देखोगे ये सामाजिक कल्याण के लिए बनाई जाती हैं, सेल बेल घेल ये सब जो है एक तरीके से आप देखोगे सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण। उसके अलावा मैं बात करूं निजी क्षेत्र की, तो यहां पर स्वामित्व जो होता है वो निजी क्षेत्र निजी व्यक्तियों के हाथ में होता है। यहां पर जो मेन प्रॉफिट है वो किसके पास है सर, वो किस व्यक्ति का होता है, तो उस निजी व्यक्ति का ही होगा सर। और याद रखना यहां पर मेन मोटिव क्या होता है, यहां पर जो मेन उद्देश्य है वो क्या है, प्रॉफिट को कमाना। आप देखोगे रिलायंस, अदानी, टिस्को, टाटा, इन्फोसिस, ये सब क्या है सर, ये सब एक तरीके से निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं। बहुत ही बढ़िया, तो इसी के साथ हमारा ये पूरा जो चैप्टर है वो खत्म हुआ, बहुत ही बेहतरीन। अब हम एक काम करते हैं सर, अब हम बात कर लेते हैं पार्ट 3 के बारे में, जो है हमारा मुद्रा और साख। बहुत ही प्यारा पार्ट है ये। और मुद्रा और साख के बारे में बात करें तो आपने गाना भी सुना होगा, क्यों पैसा पैसा करती है तू पैसे पे क्यों मरती है। तो भाई पैसे की हम तुम्हें अहमियत बताएंगे और पैसे का इतिहास क्या था उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा हम साख के बारे में बात करेंगे, जो हर देश की जो इकोनॉमी है, हर देश की जो अर्थव्यवस्था है, या फिर जितने भी देशों में जो बैंकें हैं वो साख पर ही चल रही हैं, है ना, खेती बिजनेस ये सब साख पर, उधारी पर, क्रेडिट पर चल रहे हैं। तो इन दोनों हम जो बात करेंगे, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मुद्रा के बारे में। और जब मुद्रा के बारे में बात करते हैं तो यहां पर हम एक चीज देखते हैं, हम इतिहास के बारे में बात करते हैं कि जब मुद्रा नहीं होगी तो हम क्या करते होंगे सर, जब मुद्रा नहीं होगी तो उस समय पर हम क्या करते होंगे। तो इसका सिंपल सा अर्थ क्या है सर, इसका सिंपल सा अर्थ है जब मुद्रा नहीं था तो हम कैसे लेन देन किया करते थे। इसको हम बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली, विनिमय प्रणाली, विनियम नहीं है, विनिमय है, विनिमय, है ना, वस्तु विनिमय प्रणाली। अगर मैं वस्तु विनिमय प्रणाली की बात करूं, बार्टर सिस्टम की बात करूं, तो इसमें कुछ नहीं होता, इसमें सिंपल सा मतलब होता है वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान होता है। जो यहां पर सीधा लेन देन हो रहा है, यहां पे मुद्रा नहीं है, यहां पे लेन देन के लिए हम वस्तु का ही उपयोग कर रहे हैं। एक उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं, मान के चलिए मेरे पास गेहूं है और मुझे चावल की आवश्यकता है ना, तो मैं क्या करूंगा सर, मैं किसी एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढूंगा जिसके पास चावल हो और उसको गेहूं की आवश्यकता हो। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आप देखोगे हम लेन देन कर पाएंगे। अब इसी समस्या को हम क्या बोलते हैं, इसी समस्या को हम बोलते हैं समस्या आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, है ना, द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अब यहां पे होता क्या है कि दोहरा सहयोग होना चाहिए। दोहरा सहयोग का मतलब क्या है कि मान के चलो कि मेरे पास गेहूं है और मुझे चावल चाहिए। अब सामने वाले के पास चावल है भी, अगर उसको गेहूं की आवश्यकता नहीं है तो फिर क्या होगा, तो फिर लेन देन नहीं हो पाएगा। इसी को हम बोलते हैं समस्याओं आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग। ये दिक्कत थी कहां पर सर, बार्टर सिस्टम में। और बार्टर सिस्टम में और भी कई सारी जो दिक्कतें हैं वो आपको देखने को मिलती हैं, लेकिन मेन समस्या आपको यही देखने को मिलती है। और भी काफी सारी समस्याएं हैं भाई, कि भाई जो भी वस्तुएं हैं उनका तोल मोल कैसे होगा, है ना, एक तरीके से आप देखोगे इधर से उधर कैसे ले जाओगे, तो बहुत सारी समस्याएं, स्टोर नहीं कर सकते हम, है ना, एक तरीके से बहुत सारी समस्याएं थी आपको जो है बार्टर सिस्टम में देखने को मिलती थी। ठीक है सर, आप देखोगे ये सारी समस्याओं को सुलझा किसने दिया, तो मुद्रा ने, पैसे ने सारी समस्याओं को सुलझा दिया। ये जो आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग जो था, है ना, इसको सुलझा किसने दिया, इसको एक तरीके से आप बोल सकते हो कि हमारे बार्टर सिस्टम ने, वस्तु विनिमय प्रणाली ने जो है सुलझा दिया सर। अच्छा, आप देखोगे कि हमने पैसे को एक तरीके से मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विनिमय का माध्यम बना लिया। एक तरीके से विनिमय होगा बेटा, विनिमय होगा, विनिमय विनियम नहीं होगा, विनिमय होगा, विनिमय, है ना, क्लियर हुआ। हाँ, तो आप देखोगे ये जो एक तरीके से समस्या थी, ये जो समस्या थी हमारी, ये जो समस्या थी विनिमय की, वस्तु विनिमय की जो समस्या थी, इसको किसने सुलझा दिया, एक तरीके से पैसे ने सुलझा दिया, है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, अब आपको कोई भी चीज की अगर आवश्यकता है तो आप जाओगे और एक तरीके से आपको क्या मिलेगा, एक तरीके से आपको जो है बदले में, आप जैसे मम्मी ने चीनी मंगाई तो गए तुम दुकान पे और एक तरीके से तुमने पैसे दिए, उसके बदले में तुम्हें चीनी मिल जाएगी। तो बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे मैथ्स है, बहुत ही बढ़िया। चलिए, अगर हम बात करें तो सबसे पहले मुद्रा की हम आधुनिक रूप की बात करें तो आज हम करेंसी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वैसे वैसे आप देखोगे स्टार्टिंग में हमने बहुत सारे जो बहुमूल्य जो मेटल जो होते हैं, एक तरीके से धातुएं जो होती हैं उनका इस्तेमाल किया, सोने का, चांदी का, है ना, इन सबका हमने इस्तेमाल मुद्रा की तरह किया। जब हमें लगा कि इनकी कमी बहुत ज्यादा है तो फिर हम अलग अलग, है ना, कॉपर के उस पर आ गए, जो हमारे जो लोहे के सिक्के होते हैं उस पर हम आ गए। फिर धीरे धीरे आप देखोगे हमने नोटों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आज हम जो है डिजिटल मनी का इस्तेमाल करते हैं भाई, यूपीआई का, पेटीएम का, गूगल पे का, है ना, तो ये सब हमने जो है इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हुआ, चलिए बहुत अच्छी बात है।
आप देखोगे मुद्रा की हम बात करें तो मुद्रा का आज आधुनिक रूप जो आपको देखने को मिलता है वो कागज और सिक्कों के रूप में देखने को मिलता है। सिक्के आज भी चलते हैं, बहुत हजारों साल पहले भी चलते थे, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप देखोगे कि अगर मैं बात करूं कि यहां पर जो एक तरीके से पैसा है, पैसा इशू कौन करता है, कौन जो है पैसा छापता है, तो याद रखना एक सरकारी, एक हमारी केंद्र सरकार की एक बॉडी है, इसको हम बोलते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना, भारत की केंद्रीय बैंक है आरबीआई, है ना। इसको ऑथराइजेशन मिल रखा है कि एक तरीके से इसको पैसे छापने का अधिकार है ना। भारत में ये जो प्राधिकरण है, ये जो अथॉरिटी है, ये राइट जो अधिकार जो है वो किसको मिला हुआ है, भारतीय रिजर्व बैंक को। ये एक सरकारी बैंक है और याद रखना ये जो बैंक है ये भारत की सबसे बड़ी बैंक है और ये सरकारी बैंक है और जो अन्य बैंकें हैं वो भी इसी के अंडर में रह के काम करती हैं। पैसे छापने का जो अधिकार है वो इसी को है और एक तरीके से आप देखोगे कि इसको कोई लेने से मना नहीं कर सकता, एक लीगल टेंडर है। एक तरीके से आप देखोगे जब आप दुकानों पर जाओगे कोई आपसे मना नहीं कर सकता कि हम पैसे नहीं लेंगे, एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। तभी तो आपने देखा होगा ना, पैसे पे लिखा होता है कि मैं धारक को इतना फलाना फलाना रुपए देने का वादा करता हूं और नीचे आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं। तो इसका मतलब भारत की सरकार बोल रही है कि आपको बाध्य किया जाता है कि जब आपको पैसा दिया जाएगा किसी वस्तु के बदले तो आपको लेना पड़ेगा, कोई मना नहीं कर सकता, अन्यथा कानूनी कार्रवाई होती है। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। आगे हम बात करें, बहुत ही बेहतरीन। चलिए तो आगे हम बात कर लेते हैं बैंकों के बारे में। अच्छा, अब बैंकों की हम बात करें तो बैंक आ गए भाई। अब बैंकों का काम क्या था, तो बैंकों का काम यह है कि आपकी मान के चलिएगा आपकी सैलरी आई, आपके पास पैसा आया, अब वो पैसा बचा हुआ है, अगर वो आप अपने पास पैसा रखते हो तो चोरी होने का डर है, प्लस आप देखो कि समय के साथ साथ उस पैसे की कीमत भी कम हो जाती है। तो आपने क्या किया, आपने बैंक में जमा करवा दिया। अब जब आप बैंक में जमा करवाओगे तो ऑब्वियसली उस पर आपको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, डिपॉजिट्स, है ना, डिपॉजिट्स विद बैंक, है ना। तो एक तरीके से आप देखोगे कि जब आप बैंक में पैसा जमा करवाते हो तो आपको क्या मिलता है, आपको ब्याज मिलता है। अच्छा, अब क्या होता है, अब होता क्या, मान के चलो आपको पैसे की जरूरत पड़ी तो एकदम से आप डिमांड कर सकते हो, है ना, एकदम से आप डिमांड कर सकते हो, तो इसको हम डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। एक तरीके से आप बोल सकते हो कि यहां पर आप डिमांड कर सकते हो बैंक से और डिमांड करने पर, आपकी मांग पर आप देखोगे आपका जो डिपॉजिट, आपका जो पैसा जमा है वो आपको तुरंत दे दिया जाएगा। क्लियर हो ना, इसको डिमांड डिपॉजिट्स भी हम बोल देते हैं, मांग जमा बोलते हैं इसको हिंदी में, मांग जमा या फिर डिमांड डिपॉजिट्स। ये इतनी चीज याद कर लो बस। क्लियर हुआ ना, यानी कि हम बैंकों में अपना अतिरिक्त धन जो होता है उसको रखते हैं, सेव करके रखते हैं, उस पर हमें ब्याज मिलता है। और एक तरीके से सबसे बड़ी बात क्या है कि मान के चलो जब आपको जरूरत पड़ेगी तो जो खाता धारक जो है, जिन्होंने अकाउंट बनाया है, वो जब मांगेंगे अपना पैसा, वो जब बैंक में जाएंगे तो उनको पैसा दिया जाएगा। इसको हम मांग जमा बोलते हैं। ठीक है सर, बहुत ही बेहतरीन। अच्छा, फिर आप देखोगे कि धीरे धीरे चीजें बदली और एक तरीके से यहां पर आप देखोगे पेमेंट करने के जो अलग अलग सिस्टम है वो चले। इसमें हम एक सिस्टम और है हमारा, इसको हम बोलते हैं चेक। चेक की अगर मैं बात करूं तो आप देखोगे चेक एक तरीके से कागज का टुकड़ा है सर, चेक एक कागज का टुकड़ा है और आप देखोगे यहां पर जो भुगतान जिसको मिलना है उसका नाम लिखा होता है। मान के चलो अमित पांडे सर को भुगतान मिलना है ना, 1 लाख रुपए का भुगतान मिलना है सर। अरे बाप रे बाप, बहुत ज्यादा पेमेंट है यार, तो है ना। फिर यहां पर हस्ताक्षर किए जाते हैं और एक तरीके से आप देखोगे इस चेक के जरिए आप क्या करते हो सर, इस चेक के जरिए आप पेमेंट करते हो। क्लियर हुआ ना, जैसे मान के चलो मैं एक तरीके से एक सप्लायर था, मैंने सप्लाई की और उस बंदे को जिसको सप्लाई की मैंने, उसने एक तरीके से मेरे को पैसा नहीं दिया, उसने बोला कि देखो पांडे जी 1 लाख रुपए का चेक बना रहा हूं मैं तुम्हारे लिए, बैंक में चले जाना। और बैंक में जाकर क्या होगा, बैंक में जाकर आप देखोगे कि जब मैं चेक जमा करवाऊंगा तो या तो पैसा जो होगा मेरे खाते में आ जाएगा या फिर वो पैसा सीधा मेरे को दे दिया जाएगा, है ना। जनरली लोग क्या करते हैं, इस पर क्रॉस साइन मार देते हैं सुरक्षा के लिए कि जब बैंक में हम जाएंगे तो एक तरीके से वो चेक हम जब देंगे तो सीधा मेरे अकाउंट में आएगा, है ना, सीधा मेरे अकाउंट में आएगा, मुझे कैश नहीं दिया जाएगा। क्लियर हुआ, तो एक तरीके से ये भी क्या, ये भी एक तरीके से पेमेंट करने का तरीका है। क्लियर हुआ, चलिए तो कार्य क्या है, मांग जमा की यह सुविधा बिना नगद का इस्तेमाल किए सीधा भुगतान करना संभव है। तो हम यहां पे नगद का इस्तेमाल नहीं करते, हम पैसा नहीं देंगे उसको, हम सीधा उसको एक तरीके से कागज का टुकड़ा दे देंगे, उसको हम चेक बोलते हैं। वो चेक लेके बैंक में जाएगा और वहां उसका भुगतान हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं चेक। ठीक है सर। अच्छा, आप देखोगे कि हम बात करें, अच्छा एक और होता है हमारे इसी प्रकार का कुछ होता है हमारे डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स की बात करें, डीडी जिसको हम बोलते हैं, तो ये भी कुछ इस तरीके से आपको पेमेंट, ये भी एक तरीके से पेमेंट करने का एक तरीका है, भुगतान करने का ही एक तरीका है। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आगे हम बात कर लेते हैं बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां। बहुत ही अच्छी बात है। आप समझो बैंक का फंक्शन क्या होता है। अब मैंने आपको जो यहां पर हमारे डिपॉजिटर्स थे, जमाकर्ता जो थे, उनकी स्टोरी बता दी कि भाई इनके पास जो पैसा होता है वो ये जमा कर देते हैं, लेकिन मैंने दूसरी तरफ की कहानी नहीं बताई कि बैंक उस पैसे का करता क्या है। तो समझो बैंक एक तरीके से बिचौलिए की तरह काम कर रहा है। बैंक तुमसे पैसा लेगा, तुम्हारा जो अतिरिक्त पैसा है लेगा, है ना, और जिन लोगों को पैसे की जरूरत है बैंक उनको पैसा दे देगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कर्जदार, बोरोवर्स जो होते हैं। ये बैंक से पैसा लेते हैं, उनको क्या करना होता है, इनको अपना घर बनवाना है, गाड़ी लेनी है ना, अपने बिजनेस में पैसा लगाना है, तो ये पैसा किससे ले लेते हैं, ये पैसा जो है बैंक से लेते हैं। अब बैंक क्या करता है, मान के चलो बैंक ने तुमसे पैसा लिया तो उस पर तुम्हें बैंक 4% ब्याज दे रहा है ना, बैंक तुम्हें 4% ब्याज दे रहा है। लेकिन जब बैंक किसी को लोन देता है, पैसा देता है, तो उस पर 8%, 12% तक ब्याज लगाता है। तो बैंक का मुनाफा क्या होगा, बैंक का मुनाफा यही हो गया कि मान के चलो 12% बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया और जो जमा धारक है, जो जमा करता है, उनको 4% दिया, तो बैंक का प्रॉफिट कितना हुआ, 8%। तो 8% बैंक के खाते में जाएगा, बैंक का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये क्या होता है, एक तरीके से बैंक जो है एक तरीके से मध्यस्थता का काम कर रही है, इंटरमीडिएटरी का काम कर रही है। बहुत बेहतरीन। चलिए आप देखोगे बैंक
की गतिविधियां क्या होती हैं, तो आप देखोगे सबसे पहले तो आप देखोगे जमा को स्वीकार करती है। ऑब्वियसली जो जमा करता है वो अपना पैसा जमा करवा सकते हैं। फिर उसके बाद आप देखोगे नगद का भंडार। आप देखोगे बैंक जमा राशि का एक छोटा सा हिस्सा है। बैंक क्या करता है सर, बैंक आप देखोगे बैंक में लगभग 15%, समझो कि जितना भी पैसा बैंक को मिलता है उसका सारा पैसा बैंक अपने पास नहीं रखता, लगभग 15% पैसा अपने पास रखता है, बाकी का पैसा जो है वो एक तरीके से उधारी पे दे देता है, एक तरीके से बोरोर्स को दे देता है। तो आप देखोगे अपने पास नगद के रूप में रखते हैं ताकि जमा करता किसी भी दिन अपना पैसा निकाल सके। आप समझो कि मान के चलो जमा करताओं को एकदम से जरूरत पड़ी, वो आ गए, और जब वो आ गए तो ऑब्वियसली उनको पैसे देने पड़ेंगे, तो सारे पैसे जो है बैंक देती नहीं है सर, उसका कुछ ही हिस्सा जो है बैंक अपने पास रखती है, और बाकी 15% एटलीस्ट अपने पास हिस्सा रखेगी ताकि कोई भी अगर आ जाए एकदम से तो उसको पैसे दे दिए जाए। क्लियर हुआ? चलिए, आय का स्रोत मैंने आपको बता दिया है, आय का स्रोत ऑलरेडी मैंने बता दिया कि बैंक का पैसा कहां से आता है, तो मैंने आपको बता दिया ज्यादा ब्याज लिया जाता है और कम ब्याज दिया जाता है, तो उसके बीच का जो अंतर है वही बैंक का प्रॉफिट है। चलिए, बहुत ही बढ़िया, ये सारी चीजें हो गई, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं साख के बारे में, क्रेडिट के बारे में। अब देखो, साख की हम बात करें तो उसका सिंपल सा मतलब क्या है, ऋण की बात की जा रही है। एक तरीके से आप देखोगे कि ऋण का मतलब क्या होता है, जब तुम किसी से पैसा उधार ले रहे हो, जैसे यहां तो मैं बैंक से उधार ले सकता हूं सर, या फिर मैं किसी और साहूकार से, अपने रिश्तेदार से, दोस्तों से उधार ले सकता हूं। क्लियर हुआ ना? तो समझो, अब यहां पे बोला क्या जा रहा है, साख से जो है हमारा तात्पर्य एक सहमति से है, जहां उधार कर्ता कर्जदार को धन, वस्तुएं एवं या सेवाएं मुहैया करवाता है। यानी कि एक तरीके से आप देखोगे जिसके पास धन है, जिसके पास कुछ वस्तुएं हैं, वो एक तरीके से क्या करेगा, कर्जदार को वो मुहैया करवाएगा। ठीक है सर, उसके बदले क्या होगा, उसके बदले आप देखोगे जब भविष्य में पेमेंट की जाएगी तो एक तरीके से जो एक तरीके से स्टार्टिंग में पेमेंट किया गया था किसको, कर्जदार को, उससे ज्यादा का भुगतान का वादा किया जाएगा। मान के चलो तुम्हारा एक दोस्त है, उसने तुमसे 10,000 रुपए लिए, अब तुमने बोला कि एक महीने बाद पैसे लूंगा, लेकिन मैं 10,000 नहीं लूंगा, मैं 10 के 12,000 लूंगा, यानी कि 20% ब्याज लूंगा एक महीने का, तो उसका कितना हो गया, 1,000 और 1,000 यानी कि 2,000, 12,000 रुपए ले रहा है, तो यानी कि 20%, तो 2,000 रुपए एक्स्ट्रा लेगा, 12,000 एक महीने बाद लेगा वो तुमसे, तो 2,000 रुपए क्या हुआ, वो ब्याज हुआ, है ना। एक तरीके से क्या है सर, एक तरीके से साख का उदाहरण है। क्लियर हो ना? चलिए, और याद अब यहां पे बोला क्या गया है कि साख जो है किसी के लिए फायदेमंद भी हो सकता है और हानिकारक भी हो सकता है। अब ये दोनों परिस्थितियां हैं, इनके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि सकारात्मक भूमिका क्या है। अब मान के चलो कि कोई भी एक व्यक्ति है, कोई यहां पे एक तरीके से आपकी जो एनसीईआरटी का एग्जांपल है, सलीम का एग्जांपल, यहां पर ये आप देखोगे कि किस तरीके से सलीम ने, आप पूरा एग्जांपल पढ़ोगे तो यहां पर आपको पता लगेगा किस तरीके से सलीम ने पैसे उधार लेकर अपना पूरा काम किया, अपना पूरा उत्पादन किया, उसको मुनाफा भी हुआ। और यहां पर एक आप दूसरा भी उदाहरण देखोगे जो कि एक नकारात्मक उदाहरण है कि किस तरीके से एक बेचारा जो किसान होता है वो कर्ज लेके, वो एक साहूकार से ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर कर्ज लेके किस तरीके से वो कर्ज में डूब जाता है, वो एक तरीके से डेट ट्रैप में, एक तरीके से कर्ज के जाल में फंस जाता है, किस तरीके से वो एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेता है। तो इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव देखने को मिलते हैं। बहुत ही बेहतरीन। चलिए, अब हम बात करें ऋण की शर्तें। अब जब आप किसी से भी बैंक से लोन वगैरह लेते हो तो आपको कुछ शर्तें यहां पर, कुछ शर्तें, ऐसे पैसा नहीं मिल जाएगा कि आप मुंह उठा के लेने चले जाओगे पैसा, अरे मैनेजर साहब पैसा दे दो हमको, पैसा नहीं, ऐसे पैसा नहीं मिलेगा। ऋण की ना कुछ शर्तें होती हैं, कुछ एक तरीके से आपको टर्म्स देखने को मिलते हैं। पहली बात तो क्या होता है कि जब भी तुम एक तरीके से कर्ज लेने जाते हो, कोई भी पैसा लेने जाते हो, तो तुम्हें क्या करना पड़ता है, जो भी तुम्हारा मूलधन होता है उस पर तुम्हारा ब्याज लगाया जाता है ना। एक तरीके से जो भी तुम्हारा मूल है उस पर ब्याज लगाया जाएगा, उसके बाद पेमेंट की जाएगी। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, फिर क्या होता है, यहां पर आपको समर्थन ऋणधार, इसका मतलब क्या होता है, कोलैटरल सिक्योरिटी। अब होता क्या है, मान के चलो तुम बैंक से पैसे लेने गए, अब तुम्हारे पास कोई संपत्ति नहीं है, मान के चलो तुमने पैसे ले लिए और तुम बैंक को नहीं दे पाए, तो क्या होगा, क्या होगा भाई। तो उसके लिए बैंक क्या करता है, बैंक क्या बोलता है कि देखो ऐसा है कि जितना तुम लोन लेना चाहते हो, जितना तुम पैसा लेना चाहते हो, कम से कम उतनी है, उससे ज्यादा की तुम्हारे पास क्या होनी चाहिए, प्रॉपर्टी होनी चाहिए, आपके पास एसेट, संपत्ति होनी चाहिए, ताकि इन केस अगर तुम लोन ना चुका पाओ तो तुम्हारा घर बार बर्तन वगैरह बेचकर पैसा निकाला जाएगा। इसको हम बोलते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी या फिर समर्थन ऋणदार। क्लियर हुआ ना? चलिए, तो इन केस अगर वो ऋण चुका नहीं पाता है तो क्या किया जाएगा, उस संपत्ति को बेचकर पैसा निकाला जाएगा। ठीक है, फिर क्या होता है भाई, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, जितने भी कागजात वगैरह जो होते हैं वो सब होनी चाहिए तुम्हारे पास, तभी क्या होता है, तभी बेचारे गरीब जो लोग हैं वो पीछे रह जाते हैं, वो ऋण नहीं ले पाते। बहुत ही बेहतरीन। अच्छा, भुगतान के तरीके भी होते हैं कि भाई तुमने अगर किसी से कर्जा लिया है, जैसे आपने होता है ना आजकल, आपने देखा है फोन ईएमआई पे ले लेते हैं लोग, तो मान के चलो 80,000 का फोन लिया, आईफोन, अब पैसे इतने होते नहीं है तो क्या करते हैं, एक साल की किस्त कटवा ली, 10-10 हजार का पेमेंट करना हर साल, है ना, और वो उस पेमेंट में ब्याज भी होता है ना, कुछ ब्याज भी होता है। क्लियर हुआ ना? हाँ, तो आप देखोगे इसको हम क्या बोलते हैं, भुगतान के तरीके। तो आप उस ऋण को चुकाने के लिए अलग अलग भुगतान के तरीके कर सकते हो, है ना, इस्तेमाल कर सकते हो। याद रखना कि जो ऋण की शर्तें होती हैं, ये इस पर भी निर्धारित करता है कि ऋण किसको दिया जा रहा है, किसान को दिया जा रहा है, एक बड़े बिजनेसमैन को दिया जा रहा है, या फिर किसी एक मध्यम वर्ग के परिवार को दिया जा रहा है। ये भी डिपेंड करता है कि ऋण किस तरह का है, घर का ऋण है, घर का कर्जा दिया जा रहा है, कार लेने के लिए पैसा दिया जा रहा है ना, किसी बिजनेस को चलाने के लिए पैसा दिया जा रहा है। चलिए ठीक है, अगर हम बात करें थोड़ा सा कि धन, ये जो हमारे जो भारत में साख के जो स्रोत हैं वो कैसे हैं, यानी कि तुम साख किन किन से ले सकते हो, तो इसके दो स्रोत हैं सर, एक तो औपचारिक है और दूसरा अनौपचारिक है सर। अगर मैं औपचारिक स्रोत के बारे में बात करूं तो आप देखोगे यहां पर सारी जो चीजें होती हैं वो औपचारिक तरीके से होती हैं। ये जो सारी बैंकें हैं वो एक तरीके से क्या करती हैं सर, एक तरीके से आप देखोगे ये बहुत ही
बहुत ही दायरे में रह के काम करती हैं। ये आरबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है हमारी, उसके दायरे में रह के काम करती हैं। आप देखोगे यहां पर बैंक और सहकारी समितियां जो होती हैं वो आती हैं। या आप देखोगे ये भारतीय रिजर्व बैंक जो है इनकी कार्यप्रणाली पर निर्भर रखता है, यानी कि ये सारी जो बैंकें हैं वो किसके हिसाब से चलेंगी, भारतीय रिजर्व बैंक के हिसाब से चलेंगी। और आमतौर पर आप देखोगे कि यहां पर जो ब्याज जो होता है वो कम होता है, ब्याज दर बहुत कम होता है। और अगर हम बात करें अनौपचारिक स्रोतों की, उससे तो बहुत ही कम होता है। फिर आप देखोगे यहां पे हम बात करें आमतौर पर यहां पर ऋणधार की आवश्यकता पड़ती है, एक तरीके से आप देखोगे यहां पे सिक्योरिटी की आवश्यकता पड़ती है। वही मैं बात करूं अनौपचारिक क्षेत्र की, तो जितने भी गांव के बेचारे जो लोग होते हैं, जितने भी गरीब जो लोग होते हैं, वो मैक्सिमम इस पर डिपेंडेंट होते हैं। ये क्या करते हैं सर, ये किसी साहूकार, व्यापारी, मालिक या रिश्तेदार से लोन ले लेते हैं। दिक्कत क्या होती है, ये एक तरीके से ये किसी के अंडर में नहीं होते, ये किसी के कंट्रोल में नहीं होते, और ये अनाप शनाप जो है ब्याज लगाते हैं। 30 35 35 40% का जो है ब्याज लगाते हैं, 60% वार्षिक ब्याज। तो ये इतना ज्यादा ब्याज लगाते हैं, और इनका मेन उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना। और आप देखोगे लोग इनके चक्कर में फंस के बहुत ज्यादा जो है एक तरीके से आप देखोगे एक साख के जाल में फंस जाते हैं, डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं, कर्ज के जाल में फंस जाते हैं सर। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इस समस्या को सुलझाने के लिए आप देखोगे एक टॉपिक दे रखा है तुम्हारे बुक में, जिसको हम बोलते हैं स्वयं सहायक संघ। स्वयं सहायक समूह की बात करें, सेल्फ हेल्प ग्रुप की हम बात करें, ये गरीबों के द्वारा बनाया गया था। आप समझो समस्या यह है कि अनौपचारिक स्रोतों में शोषण बहुत ज्यादा होता है। किसान कभी कभी सुसाइड भी कर लेता है जब वो एक तरीके से कर्जा नहीं चुका पाता। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए समाधान क्या निकाला गया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप का, स्वयं सहायक समूह का जो है एक तरीके से सॉल्यूशन निकाला गया। बहुत अच्छी बात है। अब ये होते क्या है सर, आप देखोगे इनमें खास तौर पर जो गांव के इसमें महिलाएं बहुत शामिल होती हैं। गांव की जो 15-20 महिलाएं जो हैं वो क्या करेंगे, एक समूह बनाएंगी अपना, वो एक समूह बनाएंगी। और जो भी उनकी क्योंकि महिलाएं सेविंग्स में बहुत आगे होती हैं, उनकी सेविंग्स जो होती हैं, बचत जो होती है उनकी, महिलाएं बचाती रहती हैं कुछ ना कुछ। और जब वो कुछ बचाती रहती हैं तो आप देखोगे एक पूरा ग्रुप बनाती हैं, और 100 रुपए, 150 रुपए, 25 रुपए, जो भी सेविंग्स हो सकती हैं वो सेविंग्स करती हैं। और होता क्या है, जब ये सेविंग्स कर लेती हैं, इकट्ठा कर लेती हैं, तो उस ग्रुप में जिसको भी पैसे की जरूरत होती है उसको वो पैसा दे दिया जाता है, पैसा दे दिया जाएगा। अब उस पैसे पे कम ब्याज लिया जाएगा, ठीक है ना, उस पैसे पर जो एक तरीके से क्या किया जाएगा, कम ब्याज लिया जाएगा। ठीक है सर। यदि आप देखोगे कोई भी सहायक समूह 2 वर्षों तक नियमित रूप से बचत करता रहता है, तो आप देखोगे कि इनको बैंक से अच्छा खासा लोन भी मिल जाता है बिना सिक्योरिटी के। क्लियर हुआ? तो ये सारी चीजें होती हैं। इसके अलावा आप देखोगे कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इन्होंने कहीं ना कहीं जो समाज में अलग अलग प्रथाएं चल रही हैं, है ना, समाज में जो अलग अलग मुद्दे चल रहे हैं उनको भी उठाता है। क्योंकि समझो कि 15 से 20 औरतें हैं, या फिर 15 से 20 लोग हैं, पुरुष हैं। अब ये क्या करेंगे, ये जब बैठेंगे तो अलग अलग बातें भी करेंगे, जो सामाजिक समस्याएं हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। तो आप देखोगे कि यहां पर बहुत सारी जो सामाजिक समस्याएं हैं उन पर चर्चा की जाती है। जैसे घरेलू हिंसा की हम बात करें, शिक्षा की हम बात करें, है ना, स्वास्थ्य की हम बात करें, और कहीं ना कहीं एक जागरूकता फैलती है लोगों में। क्लियर हुआ? और यहाँ पे आर्थिक लाभ भी आपको देखने को मिलता है कि क्योंकि यहाँ पर जो फिर वो जो स्वयं सहायक संघ जो बना है वो एक तरीके से साहूकारों के चपेट में नहीं आ पाते, वो साहूकारों के चंगुल में नहीं फंस पाते। क्लियर हुआ ना? आई होप आपको इतनी सारी जो चीजें बहुत अच्छी हुई हैं और बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और याद रखना कि इससे एक तरीके से महिला सशक्तिकरण भी बढ़ा है, क्योंकि आप देखोगे ग्रामीण इलाकों में जो महिलाएं हैं, गरीब महिलाएं जो हैं, वो एक तरीके से आप देखोगे ना ये ज्यादा करती हैं। ये स्वयं सहायक समूहों में आप देखोगे महिलाओं की जो भागीदारी है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा भागीदारी देखने को मिलती है। इसलिए आप देखोगे कहीं ना कहीं यहां पर महिला सशक्तिकरण भी आपको देखने को मिलता है। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर था वो खत्म हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड लास्ट चैप्टर के बारे में। लास्ट चैप्टर है जो है हमारा उपभोक्ता अधिकार। अगर मैं इस चैप्टर के बारे में बात करूं, उपभोक्ता अधिकार के बारे में बात करूं, बहुत ही प्यारा चैप्टर है। इस चैप्टर को हम थोड़ा शुरू कर लेते हैं, बहुत छोटा चैप्टर है, ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं। इसके बाद एक चैप्टर और बचा है, उसके बाद खत्म। उपभोक्ता अधिकार के बारे में बात करें तो देखो हमने बहुत सारे लोगों के अधिकारों के बारे में बात की। अच्छा, जब आप बाजार में जाते हो, बाजार का मतलब क्या होता है सर? बाजार का सिंपल सा मतलब होता है कि एक ऐसी जगह जहां पर, है ना, जो बायर होते हैं, सेलर्स होते हैं, जो खरीदार और जो विक्रेता होता है, दोनों आपस में मिलते हैं। क्लियर हुआ? और यहां पर जो खरीदार है उसको ही हम उपभोक्ता बोलते हैं। उपभोक्ता का मतलब ही क्या होता है? जो उपभोग करता है किसी चीज का, यानी कि हम सब क्या है, उपभोक्ता हैं। हम बाजार में जाते हैं, उपभोक्ता बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम किसी ना किसी चीज का उपभोग कर रहे हैं सर। लेकिन दिक्कत क्या हुई? दिक्कत ये हुई कि जब उपभोक्ता उपभोग कर रहा है तो उसके चक्कर में हुआ है कि उसका शोषण होने लगा। उसको कोई खराब चीज दे दी सर, कम तौल वाली चीज दी, कुछ ऐसी चीज दी, उसका स्वास्थ्य खराब हो गया। तो ऐसी बहुत सारी जो मेल प्रैक्टिसेस हैं, जो ऐसी गतिविधियां हैं जो कि उपभोक्ताओं के लिए अच्छी नहीं थी, वो चलने लगी। और इसी के चक्कर में हमने क्या किया, इसी के चक्कर में आप देखोगे एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ, जिसको हमने उपभोक्ता आंदोलन का नाम दिया। बहुत अच्छी बात है। आप देखोगे कि जब भी आप किसी बाजार में जाते हो या फिर व्यक्तिगत उपयोग के लिए कोई भी वस्तु वगैरह खरीदते हो, तो एक तरीके से उसका उपयोग भी करते हो, और इसका उद्देश्य वस्तु को फिर से बेचना नहीं है। एक उपभोक्ता कोई व्यक्ति या लोगों का समूह हो सकता है। सीधे शब्दों में, जो व्यक्ति वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करता है या फिर उपभोग करता है, उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम उपभोक्ता बोल देते हैं सर। अब हुआ क्या सर? अब हुआ ये कि बाजार जो था हमेशा से निष्पक्ष नहीं होता है। समझो, अब बाजार में जब आप जाते हो तो आपको एक चीज देखने को मिलती है, अगर आप तराजू में तौलोगे तो आपको विक्रेता कम मिलेंगे, जो आपको चीजें बेचते हैं वो लोग आपको कम मिलेंगे सर। आपको ज्यादातर कौन मिलता है सर? ऑब्वियसली ज्यादा उपभोक्ता ही होते हैं।
पलड़ा किसका भारी है सर? पलड़ा उपभोक्ताओं का भारी है। लेकिन होता क्या है, शोषण किसका किया जाता है? जिसका पलड़ा भारी है उसका शोषण किया जाता है। यानी कि उत्पादन करने वालों की संख्या कम है, उपभोग करने वालों की संख्या ज्यादा है। लेकिन यहां पर ये शोषण किसका किया जा रहा है? गलत चीजें किसको बेची जा रही हैं? तो यहां पर उपभोक्ताओं को गलत चीजें बेची जा रही हैं। अब समझो कि जो शोषण हो रहा है बाजार में, उपभोक्ताओं का जो शोषण किया जा रहा है, यह अलग अलग रूपों से किया जा रहा है। आप देखोगे यहां तो उनको कोई गलत जानकारी दे दी है ना, विज्ञापन के माध्यम से आपको उनको झूठे झूठे वादे कर दिए जाते हैं। आप समझो उनको मिल्क पाउडर बेचा जाता है ये बोलकर के एक तरीके से ये जो मां का दूध होता है उससे बेहतर होता है सर, है ना। तंबाकू के विज्ञापन बेचा जा रहा है और बोला जा रहा है कि तरीके से इसमें कोई तंबाकू नहीं है, स्वास्थ्य के लिए ठीक है। तो ये क्या है सर? ये गलत जानकारी है, गलत जानकारी दे दी सर, है ना। आप देखोगे अनुचित व्यापार व्यवहार किया, है ना, वस्तुओं में मिलावट की जा रही है सर, गलत वजन, चुम्बक लगा ली, वो मैग्नेट होती है ना, तराजू में नीचे लगा लेते हैं, तो उससे क्या होगा, 200 ग्राम भी अगर तुमने घोटाला कर दिया दिन भरे में, तुम अच्छा खासा बचत कर लोगे। तो वस्तुओं का मापतोल कम किया, तो ये सारी चीजें की जाती हैं। क्लियर हुआ? अच्छा, यूपी बोर्ड कॉन्टेक्स्ट के एग्जांपल के हिसाब से आप देखोगे कि आप मान के चलो, कल्पना कीजिए कि आप लखनऊ के एक बाजार में कोई विक्रेता कम तौल वाले बाट का उपयोग कर रहा है। यानी कि मैंने ऑलरेडी बता दिया कि कोई भी लखनऊ की, हम लखनऊ ले लो, कोई भी शहर ले लो भाई, लखनऊ वाले बुरा मत मानना यार, ठीक है। हाँ, तो आप बाजार में गए तो आपने कोई भी चीज खरीदी तो उसने नीचे चुम्बक लगा दी, कम आपको तौल दिया। तो एक तरीके से ये भी क्या, ये भी एक गलत प्रैक्टिस एक तरीके से आपको देखने को मिलती है। चलो ठीक है। अच्छा, उपभोक्ता शोषण के मुख्य कारण क्या है? यानी कि जब उपभोक्ताओं को शोषण किया जाता है, इसके मुख्य कारण क्या देखने को मिलते हैं? तो सबसे पहली बात क्या है कि उपभोक्ताओं के पास सीमित सूचना होती है, उस वस्तु के, उस उत्पाद के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं होती, अपर्याप्त जानकारी होती है। इसके चक्कर में क्या होता है, इसके चक्कर में आप देखोगे कि जो उपभोक्ता होता है वो गलत निर्णय ले लेता है, और इसके चक्कर में आपका वो एक तरीके से उसको वित्तीय हानि या फिर स्वास्थ्य से संबंधित हानि उसको हो सकता है। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अब समझोगे सीमित आपूर्ति। अब होता क्या है कि जब कोई वस्तु का उत्पादन उतना ज्यादा नहीं होता, बहुत कम आपूर्ति उसकी नहीं हो रही होती, बाजार में बहुत सारे ऑप्शंस नहीं होते, जब उसकी सीमित आपूर्ति होती है तो यहां पे क्या होता है कि जो उस वस्तु को बेचने वाला विक्रेता है वो अपनी मनमानी करता है। क्यों? क्योंकि अब तुम्हें मजबूरी में खरीदना पड़ेगा, क्योंकि उसकी एक सीमित आपूर्ति है, उसकी सप्लाई उतनी ज्यादा नहीं है। तभी हम बोलते हैं कि बाजार में जब आप जाते हो तो आपके पास 10 से 15 ऑप्शन तो होनी चाहिए, ताकि विक्रेता जो है वो अपनी मन की ना कर पाए। ठीक है। फिर क्या होता है भाई, निरक्षरता। निरक्षरता का मतलब क्या है कि ये सबसे बड़ा कारण है शोषण का, क्योंकि बहुत सारे जो उपभोक्ता होते हैं वो एक तरीके से निरक्षर, मतलब उतनी उनकी जानकारी नहीं होती, उनके साथ में क्या किया जा रहा है, उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, इस बारे में उनको जानकारी ही नहीं होती। जब आप, कितने बच्चे होंगे जब वो कुछ खरीद के लाते हैं, वो पीछे उसका पूरा जो है ना, जो उसके पीछे जो जानकारी दे रखी होती है वो पढ़ते हैं। कितने बच्चे होंगे पढ़ते हैं? पीछे जो जानकारी दे रखी, लेबल जो होता है ना, पीछे पूरा जो लेबल दे रखा होता है, कितने लोग पढ़ते होंगे? आप पढ़ते हो? नहीं पढ़ते तो पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि अगर तुम नहीं पढ़ते तो ये तुम्हारी निरक्षरता का एक साइन है ना, एक प्रतीक है। क्लियर हुआ? चलिए, फिर आप देखोगे सीमित प्रतिस्पर्धा। अब ये भी बहुत बड़ा है सर। आप देखोगे कि कभी कभी क्या होता है कि किसी देश की हम बात करें या फिर किसी जगह की हम बात करें, तो वहां पर एक ही कंपनी के एक ही ब्रांड की चीजें मिलती हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रतिस्पर्धा नहीं होती, कंपटीशन नहीं होता, दूसरे ब्रांड नहीं होते। आज आप दुकान पर जाते हो तो आपको 10 तरीके की चीजें मिलती हैं, लेकिन पहले की हम बात करें, आज से 30 35 साल 40 साल पहले की हम बात करें, ऐसा हमेशा नहीं होता था। विदेशी कंपनियां आई नहीं थी तो हमारे पास कोई बेटर ऑप्शन नहीं हुआ करते थे, तो बाजार में है ना कुछ भी बेचा जा रहा था, कुछ भी मिलावट वाली चीजें बेची जा रही थी। और इसमें आप देखोगे फिर क्या होता है, इसमें आप देखोगे जो विक्रेता होता है फिर से उपभोक्ता का शोषण करता है सर। बहुत अच्छी बात है। फिर क्या हुआ सर? अब होता क्या है, जब पानी सर से ऊपर चला जाता है उसके बाद क्या होता है, ऑब्वियसली कि एकदम से आंख खुली हमारे हम सब लोगों की। और आप देखोगे 1980 के दशक में, आप देखोगे 1980 के दशक में आप देखोगे आपको उपभोक्ता आंदोलन देखने को मिलते हैं, है ना, क्योंकि जनता के अंदर बहुत बड़ा एक असंतोष था, क्योंकि इनका बहुत ज्यादा शोषण किया जा रहा था। और इसके खिलाफ आप देखोगे जो विरोध हुआ था उसको हमने क्या बोल दिया, उपभोक्ता आंदोलन बोल दिया। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। और एक तरीके से आप बोल सकते हो कि जो उपभोक्ता आंदोलन था ये हमारे भारत देश में एक सामाजिक शक्ति के रूप में उभरा, है ना, जिसका उद्देश्य क्या था कि जो भी अनुचित व्यापार प्रथाएं जो चली हैं, जो भी प्रैक्टिसेस होती हैं भाई, इनको बंद किया जाए, ताकि यहां पर जो उपभोक्ता है इसका शोषण ना हो सर। और आप देखोगे, अगर मैं बात करूं एक वैश्विक पहल की हम बात करें, तो यहां पे एक बोला गया यहां पर कंज्यूमर इंटरनेशनल, ये एक तरीके से एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो कि कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या करती है सर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कंज्यूमर्स का ध्यान रखती है। आप देखोगे 1985 में जो हमारा संयुक्त राष्ट्र था, यूएन जो था, इसने उपभोक्ता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र दिशा निर्देश को अपनाया। इसने क्या किया, इसने आप देखोगे जितने भी देश इसके भागीदारी होंगे तो उनको एक बहुत सारे इसने निर्देश दिए। आप देखोगे कि यह सरकारों के लिए उपभोक्ता संरक्षण कानून पारित करने का एक तरीका था। यानी कि जिन देशों में ठीक से कोई भी उपभोक्ताओं से संबंधित नियम कानून नहीं बने हैं, तो वहां पर ये निर्धारित करवाएगा, इंप्लीमेंट करवाएगा। इसने उपभोक्ता वकालत संगठनों को अपनी सरकार पर दबाव डालने का मौका दिया कि भाई एक तरीके से जिन भी देशों में ये उपभोक्ताओं को शोषण किया जा रहा है,
तो एक तरीके से आप देखोगे इन्होंने सरकार पर दबाव बनाया कि आपको क्या करना है, आपको उपभोक्ताओं की रक्षा करनी है सर, है ना। विश्व स्तर पर यह उपभोक्ता सक्रियता की आधारशिला बन गया। और कहीं ना कहीं एक अगर मैं विश्व स्तर की बात करूं ना, सिर्फ भारत की, पूरी दुनिया की मैं बात करूं, तो उसके लिए एक तरीके से आप एक बेस बन गया, आधारशिला बन गया, है ना, एक प्रतीक बन गया कि कहीं ना कहीं, है ना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उपभोक्ताओं की कोई सुन रहा है सर। फिर आप देखोगे हमारे भारत में कुछ हुआ सर, हमारे भारत की सरकार भी जागी और आप देखोगे कि अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम हमने कानून बना दिया, जिसको हम कोपरा के नाम से जानते हैं। 1986 में पारित किया गया था, इसको इंग्लिश में हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बोलते हैं सर। इसके हिसाब से आप देखोगे कि अलग अलग अधिनियम बनाए गए ताकि जो है उपभोक्ताओं को शोषण से बचाया जा सके। और आप देखोगे इसने अलग अलग स्तर पर कोड भी बनाए, अलग अलग स्तरों पर आप देखोगे कोड बनाए, और कहीं ना कहीं यहां से हमें बहुत सारे कुछ अधिकार मिले। आप देखोगे सुरक्षा का अधिकार मिला, सुरक्षा का अधिकार मिला। अब सुरक्षा के अधिकार के बारे में हम बात करें, अभी बात करेंगे, एक एक चीज के बारे में बात करेंगे, है ना। सूचित किए जाने का अधिकार मिला, चुनने का अधिकार मिला, निवारण का अधिकार मिला, प्रतिनिधित्व का अधिकार मिला। तो आप देखोगे अगर मैं बात करूं सुरक्षा के अधिकार के बारे में, है ना, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। सुरक्षा का अधिकार क्या है, तो आप देखोगे कि कोई भी वस्तु को अगर आप खरीदते हो तो आपका अधिकार है कि एक तरीके से ये सुनिश्चित किया जाना विक्रेता के द्वारा कि ये जो वस्तु है बिल्कुल सुरक्षित है सर, है ना। जैसे दवाओं का जो पैकेट होता है ना, दवाओं के पैकेट पर उपयोग किए गए निर्देश कि कैसे कैसे किसी भी दवाओं को एक तरीके से उपयोग करना है, उसके निर्देश कि भाई सुबह 1 चम्मच, है ना, गर्म पानी के साथ में, तो ये सारा निर्देश लिखे होने चाहिए ताकि उसको कोई नुकसान ना हो। यानी कि यहाँ पे ये जो अधिकार है ये आपको बताता है कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है जिसका आपको हानि होती है, ये एक तरीके से आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, तो आप क्या कर सकते हो, आप सीधा कोर्ट में जा सकते हो, किसके खिलाफ, विक्रेता के खिलाफ। समझ में आया ना, क्लियर हुआ। चलिए, यानी कि आप देखोगे कि कोई भी वस्तु सुरक्षित होनी चाहिए उपभोक्ताओं के लिए। सूचित किए जाने का अधिकार, सूचित, राइट टू इन्फॉर्म, यानी कि समझो कि आप देखोगे कि आपने देखा होगा कि पीछे आपको कोई भी अगर वस्तु खरीदते हो उसके पीछे बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन दे रखी होती है, काफी सूचनाएं दे रखी होती है, लेबल लगा होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये कहीं ना कहीं ये फॉलो करा जा रहा है, क्योंकि आप देखोगे जो भी आज चीजें बिकती हैं उसमें ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उपभोक्ताओं को उनके द्वारा खरीदे जाने वाली वस्तुओं के बारे में सारी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। क्लियर हुआ ना। उसकी एक्सपायरी डेट कब होगी, उसमें कितना प्रोटीन है, क्या क्या सामग्री मिलाई गई है, वो सारी की सारी जो चीजें हैं उसमें लिखी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर हुआ। फिर होता है चुनने का अधिकार। चुनने का अधिकार का सिंपल सा मतलब है कि जब आप बाजार में जाते हो तो आपके पास एक से अधिक ऑप्शन होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास एक ही ऑप्शन है तो उतना ही ज्यादा आपका क्या किया जाएगा, शोषण किया जाएगा। अगर एक ही ऑप्शन है आपके पास तो ऑब्वियसली जो विक्रेता होगा वो आपको ज्यादा शोषित करेगा। तो समझो कि आपके पास अधिकार है कि जब आप किसी भी दुकान पर जाओ तो आपको चुनने का अधिकार हो, आपके सामने 10 ऑप्शन हो, और ऐसा ना हो कि वो जो विक्रेता है आपको बाध्य करे कि आपको एक ही ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदना है। आपकी जो मर्जी आप खरीद सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है ना, अपने हिसाब से। बहुत अच्छी बात। फिर आता भाई सुने जाने का अधिकार, है ना, राइट टू बी हर्ड। इसकी हम बात करें तो आप देखोगे अगर कोई भी विवाद का हल नहीं होता तो उपभोक्ता का अधिकार है कि वो क्या कर सकता है सर, वो स्थानीय उपभोक्ता अदालत में जाकर अपनी शिकायत, है ना, शिकायत या फिर आप बोल सकते हो न्याय की मांग कर सकता है सर, है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप देखोगे अन्य महत्वपूर्ण अधिकारों की हम बात करें तो बहुत सारी, है ना, बुनियादी जरूरतों की संतुष्टि का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, एक स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार, तो ये सारे अधिकार भी हमारे अन्य अधिकारों में आ जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपको ये सारे अधिकार देखने को मिलते हैं सर। अच्छा, आप देखोगे निवारण का अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है निवारण का, है ना। निवारण के अधिकार के बारे में बात करें तो यहां पर बात की जा रही है न्याय के बारे में कि भैया ठीक है, कंज्यूमर के साथ गलत हुआ है, अब क्या, आगे क्या। तो आप देखोगे यदि किसी भी उत्पादन ने उपभोक्ता का शोषण किया है तो उसको क्या मिलेगा, उसको एक तरीके से उपाय खोजने का अधिकार है, उसको क्षति निवारण का अधिकार है। जो भी उसका नुकसान हुआ है उसको कैसे सॉल्व किया जाए उसका अधिकार कौन देता है, हमारा जो, तो ये जो कोपरा एक्ट है वो देता है। इसके तहत क्या किया गया सर, इसके तहत आप देखोगे अलग अलग जगह पर उपभोक्ता अदालतों का जो है इंतजाम स्थापना करवाई गई, है ना। अलग अलग जगह पर आपको स्थापना करवाएगी और आपको त्रिस्तरीय अर्ध न्यायिक को बोलते हैं क्वासी जुडिशियल, यानी कि ये पूरी तरह से एक तरीके से न्यायिक नहीं है, लेकिन हाँ इनके पास जो ताकतें हैं वो एक तरीके से पूरी जुडिशरी जैसी हैं, पूरी न्यायपालिका की तरह है। अब समझो न्यायपालिका के पास बहुत ज्यादा बोझ है, हमारे देश में हजारों लाखों अदर केसेस आते हैं, तो हमने क्या किया, हमने एक अलग बॉडी बना दी जिसको पूरी हमने कोर्ट वाली शक्ति दी, पूरी एक तरीके से न्यायपालिका वाली शक्ति दे दी है। और यही जो अर्ध न्यायिक व्यवस्था जो है ये क्या करती है सर, यही एक तरीके से कंज्यूमर का जो ध्यान रखती है, कंज्यूमर की जो भी शिकायतें आती हैं तो उसका निवारण यही हमारी अर्ध न्यायिक व्यवस्था करती है। ठीक है, ये 3 स्तर पर है, आप देखोगे जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। क्लियर हुआ ना। तो आप राष्ट्रीय स्तर की हम बात करें, है ना, पहले सबसे पहले नीचे से बात कर लेते हैं, नीचे से बात कर लेते हैं। आप देखोगे अब हम देखें, थोड़ा सा हम बात करें तो थोड़ा सा आप देखोगे, हाँ चले ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलो, तो अगर जिला मंच की बात करें तो आपका कोई भी नुकसान अगर 20 लाख तक का हुआ है, 20 लाख या उससे कम तक का हुआ है, तो आप कहां जा सकते हो, तो जिला मंच पर जा सकते हो। फिर अगर आपका 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में हुआ है तो आप राज्य आयोग, स्टेट कमीशन या फिर राज्य की जो हमारी जो कंज्यूमर अदालत जो है, उपभोक्ता अदालत जो है वहां पर जा सकते हो। उसके बाद आप देखोगे राष्ट्रीय स्तर की हम बात करें तो आप राष्ट्रीय आयोग में जा सकते हो, नेशनल कमीशन में जा सकते हो, या फिर राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत में जा सकते हो, जो 1 करोड़ या 1 करोड़ से अधिक के जो
दावे हैं या फिर जो भी मांगे हैं उसके केस में, ठीक है ना। तो अलग अलग स्तर पर बना दिया गया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और याद रखना, मान के चलो कि आप यहाँ पर संतुष्ट नहीं होते हो तो आप कहां जा सकते हो, तो यहाँ पर जा सकते हो स्टेट में, है ना। राज्य में भी संतुष्ट नहीं हुए तो कहां जा सकते हो, तो राष्ट्रीय आयोग में। यहाँ पे भी संतुष्ट नहीं हो तो आप सीधा जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। फिर यहां से जो डिसीजन आएगा वो पूरा जो है फाइनल डिसीजन बोला जाएगा। क्लियर बात। चलिए, एक सूचित उपभोक्ता कैसे बने, तो समझो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। पहली बात तो आपको गुणवत्ता का जो आश्वासन है उसके कुछ चिन्ह है जो सरकार ने मैंडेटरी कर रखे हैं, है ना, बिल्कुल जरूरी होने चाहिए, है ना, वो एक तरीके से कंपलसरी है सर, है ना, अनिवार्य है वो। यानी कि मान के चलो कोई जैसे आईएसआई है, आईएसआई साइन जो होता है वो आपको जितने भी हमारे औद्योगिक उत्पादन जो है, इलेक्ट्रिसिटी वाले जो उत्पादन वगैरह जो है उस पर आपको देखने को मिलेगा आईएसआई, इलेक्ट्रिकल जो सामान जो होते हैं। फिर अगर मैं एगमार्क की बात करूं तो जितने भी कृषि उत्पादक जो है, खाने पीने की जो चीजें हैं उस पर आपको एगमार्क देखने को मिलेगा। हॉलमार्क की बात करूं तो जितने भी आभूषण है ये आप देखोगे ये सारे साइन है ना, आईएसआई, एगमार्क, हॉलमार्क, जितने भी आभूषण है सोने चांदी के, तो उसकी गुणवत्ता को कौन निर्धारित करता है, तो भैया ये हॉलमार्क। क्लियर हुआ ना। चलिए, फिर आपको क्या करना है सर, जो भी उत्पादन दिया जाता है उसको जो पीछे विवरण दे रखा होता है, जो भी पूरा लेबल लगा होता है, क्या सामग्री है, क्या इसकी संख्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, बैच नंबर क्या है, बैच संख्या क्या है, और कितना मूल्य है, एमआरपी क्या है, ये भी मेक श्योर करो कि जो एमआरपी है, एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, है ना, एमआरपी, ये ज्यादा, उससे ज्यादा का कोई सामान ना बेचे। हो सकता है कि भाई एमआरपी 5 हो और तो मैं 6 रुपए का 7 रुपए का बेच रहा हूं, ये भी एक तरीके से कानूनी रूप से गलत है ना। बिल अवश्य लें। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। इसी के बाद जो है एक तरीके से आप देखोगे आपको आजादी मिल पाएगी। क्लियर हुआ। चलिए, आप देखोगे कि उपभोक्ता आंदोलन आगे बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। आप देखोगे जैसे जैसे लोग जागरूक, देखो यहां पर सबसे मेन चीज क्या आती है कि हमें जागरूक होना बहुत जरूरी है। अगर जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब तक कोई भी फायदा नहीं होने वाला। और हम जागरूक कैसे होंगे, तो ऑब्वियसली जागरूक होने के लिए आपको खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। और याद रखो कि सबसे जरूरी चीज क्या है कि हमारे देश में 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस को जो मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था, इसी दिन आप देखोगे 1986 में कोपरा अधिनियम को लागू किया गया था, है ना। कोपरा को 25 से अधिक वर्ष हो चुके हैं और देश में उपभोक्ता जागरूकता लगातार बढ़ रही है। और सबसे जरूरी चीज यही है, जिस दिन उपभोक्ता जागरूक हो गया उस दिन आप देखोगे आपका शोषण होना भी बंद हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं एक आखिरी चैप्टर के बारे में, इसका नाम है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। अच्छा, वैश्वीकरण और आर्थिक अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है, समझो पहले कि यहां पे समझो कि हम आज के टाइम पर देखते हैं कि आप हर एक ब्रांड का फोन इस्तेमाल करते हो, हर एक चीज का, हर एक ब्रांड का आपके पास फोन है या नहीं है, फटाफट से बताओ। है, बिल्कुल है सर। लेकिन फिर भी आप देखोगे, आपने कभी सोचा ये हुआ कैसे। आप एप्पल कंपनी का फोन इस्तेमाल कर रहे हो, एप्पल कंपनी भारत की कंपनी नहीं है। आप एमआई कंपनी का फोन इस्तेमाल कर रहे हो, एमआई कंपनी भारत की कंपनी नहीं है। पिक्सल का इस्तेमाल कर रहे हो, पिक्सल भारत की कंपनी नहीं है। तो आप एक गांव में, एक छोटे से गांव में इनका इस्तेमाल कैसे कर पा रहे हो। या फिर चलो फोन को भी छोड़ दो, आप टीवी की हम बात करें, सोनी, सैमसंग, ये कोई भी कंपनी जो है वो भारत की नहीं है। ये सामने जो स्क्रीन लगी है, ये जो स्क्रीन लगी है, जिस कंपनी की ये स्क्रीन है वो भी भारत की कंपनी नहीं है। सामने जो कैमरा लगा हुआ है ये भी भारत का नहीं है। लेकिन फिर भी आज हम घर बैठे एक गांव में, एक छोटे से गांव में, एक छोटे से शहर में इन सारे वस्तुओं का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो उसका श्रेय किसको जाता है भाई, तो उसका श्रेय जाता है वैश्वीकरण को, है ना। वैश्वीकरण का मतलब क्या है, एक तरीके से जो तीव्र एकीकरण हुआ, यानी कि पूरे विश्व का आर्थिक रूप से जुड़ जाना ही, आर्थिक रूप से व्यापार करना, आर्थिक रूप से जुड़ जाना ही वैश्वीकरण कहलाता है। क्लियर हुआ ना। चलिए, अगर मैं इसकी हिस्ट्री की बात करूं तो आपको बहुत पहले आपको देखने को मिलेगा, पहले क्या था, पहले जो प्रौद्योगिकी थी, टेक्नोलॉजी जो थी इतनी आगे नहीं थी, तो चीजें बहुत धीरे धीरे काम करती थी भाई। पहले घोड़ों से जाते थे, पैदल चल के जाते थे, तो व्यापार बहुत धीरे था। लेकिन पहले से भी आपको कुछ अंश मिलते हैं, जैसे आपको प्राचीन काल में सिल्क रूट देखने को मिलता है, जो चाइना को अफ्रीका, यूरोप जैसे बड़े बड़े महाद्वीपों से जोड़ता था। क्लियर हुआ ना। चलिए, तो एक तरीके से इसका इतिहास भी बड़ा अनोखा रहा है। फिर आप देखोगे कि अगर मैं प्रमुख घटक की बात करूं, अगर कुछ इंपॉर्टेंट की बात करूं, तो आप देखोगे यहां पर क्या हो रहा है, वस्तुओं, सेवाओं और अलग अलग, है ना, प्रौद्योगिकी, लोगों का जो है आवागमन हो रहा है। आवागमन का मतलब क्या होता है, आवाजाही, आना जाना। यानी कि इसमें होता क्या है, यहां पे वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा है सर, श्रम का आदान प्रदान हो रहा है भैया। तुम्हारे जो भैया होंगे, हो सकता है वो अमेरिका में जॉब कर रहे हो सर, हो सकता है वो आईआईटी करके अमेरिका में जॉब करने चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया में जॉब करने चले जाएं, कनाडा में जॉब करने चले जाएं। तो यहां पर श्रम का भी आदान प्रदान हो रहा है सर, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी का भी आदान प्रदान हो रहा है भाई। और जितनी भी टेक्नोलॉजी आप देखते हो उसका भारत में विकास नहीं हुआ, उसका अलग अलग देशों में विकास हुआ है, लेकिन आज भी वो भारत में इस्तेमाल हो रही है। तो कहीं ना कहीं प्रौद्योगिकी का भी आना जाना होता है। तो एक तरीके से आप देखोगे, अगर जब मैं बात करता हूं वैश्वीकरण की, तो यहां पर अलग अलग वस्तुओं, सेवाओं, प्रौद्योगिकी, है ना, श्रम का आदान प्रदान देखने को मिलता है। और इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम एक तरीके से आप देखोगे पिछले 50 सालों में जो ये हुआ है, पिछले 50 सालों में इसकी जो गति है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। खासकर मैं बात करूं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसकी गति बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और इसी को हम क्या बोल देते हैं, इसी को हम बोल देते हैं वैश्वीकरण, आधुनिक वैश्वीकरण। क्योंकि पिछले 50-60 वर्षों में इसकी स्पीड बहुत बढ़ी है। क्यों बढ़ी है सर, प्रौद्योगिकी की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से। क्लियर हुआ ना। चलिए, तो ये पूरा यहां पर बताया गया, बहुत ही बढ़िया। आगे अगर हम बात करें तो आप देखोगे
कि जब हम आजाद क्यों, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ उसके बाद आप देखोगे कि अब तक क्या था, अब तक यहां पर घरेलू उत्पादन हुआ करता था। यानी कि आप देखोगे किसी भी देश की हम बात करें तो मान के चलो कोई अमेरिका की कंपनी है तो अमेरिका में ही इसका हेडक्वार्टर है, अमेरिका में इसकी फैक्ट्री लगी हुई है और अमेरिका में इसका उत्पादन चल रहा है। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर आप देखोगे एक कॉन्सेप्ट चला जिसमें, है ना, जो कंपनियां थी वो अपने घरेलू मार्केट से निकलकर वो दुनिया के अलग अलग देशों में जाने लगी अपना उत्पादन करने के लिए या फिर अलग अलग चीजें करने के लिए। मान के चलो कि एक कंपनी है, कहां की सर, अमेरिका की, एप्पल कंपनी है। एप्पल कंपनी जो है अमेरिका की है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी ये अपना फोनों का उत्पादन अमेरिका में नहीं करती। कहां करती है सर, तो आप देखोगे ये भारत में और चाइना में करती है, भारत और चाइना में अपना उत्पादन करती है। अब ऐसा क्यों होता है सर, है ना, आप देखोगे कि बहुत सारे जो कॉल सेंटर्स होते हैं वो यूएसए की कंपनी के होंगे, अमेरिका की कंपनी के होंगे, लेकिन अमेरिका में नहीं होंगे। कहां होंगे सर, तो भारत, है ना, फिलीपीन, है ना, चाइना जैसे देशों में होंगे। अब ऐसा क्यों होता है सर, ऐसा क्यों होता है कि कोई दूसरे देश की कंपनी जो है वो अलग अलग देशों में अपना उत्पादन कर रही है, अलग अलग देशों में अपने उत्पादन की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ा रही है। इसका सीधा सा मतलब होता है पैसा कमाना। सिंपल सी बात है, समझो कि मान के चलिएगा कि तुम्हें उत्पादन करना है अमेरिका में, लेकिन अमेरिका में खर्चा बहुत ज्यादा आएगा। जिन श्रमिकों को तुम हायर करोगे उनको पैसा भी देना पड़ेगा, तुम्हें पैसा अच्छा खासा देना पड़ेगा। मान के चलो तुम अमेरिका में कोई वर्कर है, उसको अगर तुम, है ना, 2 लाख रुपए महीने देते हो, अपने भारतीय करेंसी में बात कर रहा हूं मैं, तो भारत में एक काम जो है सिर्फ 15,000 में हो जाएगा। सोच के देखो कितनी बचत होगी। तो कहीं ना कहीं ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं इनको क्या करना होता है, इनको लागत कम करनी होती है, इनको अपनी कॉस्ट बचानी होती है ताकि प्रॉफिट ज्यादा हो, है ना। और इसी को हमने नाम दिया बहुराष्ट्रीय कंपनी। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मतलब ही क्या था कि एक ऐसी कंपनियां जो अलग अलग देशों में अपना कार्य करती हैं, जो एक से अधिक देशों में अपना उत्पादन करती हैं, और इनका जो नियंत्रण होता है, स्वामित्व होता है, वो एक से ज्यादा देशों में होता है। क्लियर हुआ ना, चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, पहले क्या था, पहले स्थानीय कंपनियां हुआ करती थी, बाद में आप देखोगे कि जब एमएनसी में क्या हुआ, एमएनसी में आप देखोगे इनका जो संचालन है, इनका जो उत्पादन है वो अलग अलग दुनिया भर के देशों में होता है। क्लियर हुआ ना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या, मुख्य उद्देश्य एक ही है, ये लोग पागल नहीं है, इसका मुख्य उद्देश्य एक ही है कि लागत कम हो। जब लागत कम होगी, कॉस्ट कम आएगी, तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। क्योंकि अमेरिका, जैसा सोच के देखो, चाइना की हम बात करें, भारत की हम बात करें, तो यहां पर एक तरीके से श्रम बहुत सस्ता है सर, बहुत सस्ते लोग हैं यहाँ पे उत्पादन भी बहुत सस्ता है। यहाँ पे जो उत्पादन है, जो भी हमारे अलग अलग चीजों का उत्पादन किया जा रहा है, संसाधन जो है यहाँ पर बहुत सस्ते हैं, जमीन बहुत सस्ती है, तो यहाँ पर क्या होगा, लागत भी सस्ती आएगी। और इससे इन कंपनियों को फायदा क्या होगा, तो इनको फायदा ये होगा कि ये अमीर हो जाएंगे भाई, ये अमीर हो जाएंगे, इनका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो यही उद्देश्य होता है एमएनसी कंपनियों का। क्लियर हुआ ना, चलिए बहुत अच्छी बात है। आगे हम बात करें तो आप देखोगे एमएनसी उत्पादन कहां कहां स्थापित करती है, तो समझो पहली बात तो वहां स्थापित करती है, कोई भी एक एमएनसी कंपनी होगी वो क्या क्या देखती है अपना उत्पादन करने से पहले, कि जहां पर बाजार करीब हो, अच्छा खासा बाजार हो, परिवहन लागत कम हो, आने जाने का खर्चा ना हो, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है भाई, कि वहां पर श्रम जो है सस्ता मिल जाए, लोग जो है सस्ते सस्ते मिल जाए, सैलरी कम देनी होती है तो श्रम जो है सस्ता मिल जाए। एक कुशल और अकुशल दोनों की बात की जा रही है, स्किल्ड और अस्किल्ड। तीसरा होता है अन्य कारक, जैसे कि आप देखोगे कच्चा माल अच्छे से उपलब्ध हो जाए, अन्य जो संसाधन है वो अच्छे से मिल जाए, है ना। फिर तीसरी है भाई, चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, सरकारी नीतियां। अब सरकारी नीतियां अनुकूल हो, इसका मतलब क्या हुआ, कि मतलब आप देखोगे कि हर चीज सरकार पर ही निर्भर करती है। सरकार ने बोल दिया कि मान के चलो कि दिल्ली में तुम दिल्ली के आसपास के इलाकों में तुम फैक्ट्री लगाओगे तो हम तुम्हें 4 साल के लिए तुम्हारा टैक्स माफ कर देंगे, जमीनें तुम्हें फ्री में दे देंगे या फिर बहुत सस्ता दे देंगे, टैक्स नहीं लेंगे। तो एक तरीके से क्या, ये एक तरीके से आप देखोगे सरकारी नीतियां जो है वो अनुकूल है। इससे क्या होगा, बड़ी बड़ी कंपनियों को ये चीज आकर्षित करेगी और बड़ी बड़ी कंपनियां अपना पैसा लगाएंगी, निवेश करेंगी। क्लियर हुआ, तो ये चीजें हो गई सर। आगे हम बढ़ते हैं सर, आगे हम बढ़ते हैं सर, आगे हम बढ़ते हैं। चलिए आप देखोगे कि अब जो एमएनसी कंपनी जो होती है वो किस किस तरीके से उत्पादन करती है ना। एमएनसी द्वारा देशों में उत्पादन को जोड़ने के तरीके क्या हैं, यानी कि सिंपल से यहां पे बोला गया है कि जब भी कोई एक बहुराष्ट्रीय कंपनी होगी वो किस तरीके से दूसरे देशों में जाएगी और उत्पादन करेगी। अब मैं थोड़ा सा बताता हूं आपको कैसे करेगी, समझो थोड़ा सा। अब इसकी हम बात करें, इसके बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका है संयुक्त उद्यम। संयुक्त उद्यम, संयुक्त उद्यम का मतलब होता है जॉइंट वेंचर। इसमें क्या होगा, इसमें होगा ये कि बाहर की कंपनी आएगी भारत में, अब उसको कुछ भारत के बारे में पता नहीं है, भारत के बाजार के बारे में इसको नहीं पता। अब क्या होगा सर, अब होगा ये कि एक तरीके से यहां पर क्या बोला जाएगा सर, यहां पे ये बोला जाएगा कि देखो ऐसा है कि वो कंपनी आएगी भारत में और भारत की कोई स्थानीय कंपनी जो होगी उसके साथ में मिलकर उत्पादन करेगी। जैसे आपने देखा होगा हीरो होंडा की हम बात करें, मारुति सुजुकी की हम बात करें, तो आप देखोगे मारुति भारत की कंपनी है, सुजुकी जापान की कंपनी है। अब इसमें फायदा क्या होता है, देखो जापान के पास टेक्नोलॉजी थी, भारत के पास क्या था सर, इंफ्रास्ट्रक्चर था, उनके पास पूरा मार्केट था। इन दोनों ने मिलकर क्या किया, संयुक्त रूप से उत्पादन किया और बढ़िया पैसा कमाया, ठीक है ना। हीरो होंडा की हम बात करें, हीरो कंपनी भारत की थी, होंडा कंपनी जापान की थी, इन दोनों ने मिलकर मोटरसाइकिलें बना दी। चलिए ठीक है। फिर दूसरा तरीका होता है स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना। इसमें तो सीधे सीधा क्या होता है, मान के चलो एक बहुत बड़ी कंपनी अमेरिका की, अब ये भारत में आना चाहती है, अब भारत के पास की कोई जानकारी नहीं है, अब ये देखेगी कि उस स्थान पर ये कौन सी ऐसी कंपनी है जो हमारे जैसा उत्पादन करती है, उस कंपनी को ये लोग खरीद लेंगे 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना कीमत देके। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, है ना,
स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना। जैसे आप देखोगे एक कंपनी थी हमारे देश में, इसका नाम था परक फूड। परक फूड की हम बात करें, तो ये कंपनी भारतीय कंपनी थी जो तेल वगैरह बनाती थी। अब हुआ क्या, अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी है कारगिल फूड्स, इसने क्या किया, इसने इसको खरीद लिया और इससे हुआ यह कि भारत में खाद्य तेल की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी बन गई? पहले परक फूड था, लेकिन अब जो है परक फूड को क्योंकि कारगिल फूड ने खरीद लिया है, तो सबसे बड़ी कंपनी कारगिल कंपनी बन चुकी है, जो कि एक अमेरिका की कंपनी थी। अब यह तीसरा तरीका क्या होता है कि छोटे छोटे उत्पादकों को ऑर्डर देना। अब यहां पे क्या होता है, यहां पे होता क्या है, आउटसोर्सिंग वाला काम होता है। अब ये ऐसी कंपनियां होती हैं जिनकी ब्रांड बहुत ज्यादा अच्छी ब्रांड होती है, इनके ब्रांड के नाम पर ही बिकते हैं, जारा, नाइकी, एडिडास, प्यूमा। अब इसमें होता क्या है, उत्पादन को आउटसोर्स किया जाता है। अब ये कंपनियां जो होंगी वो अपना काम किसी दूसरे बंदे को देंगी, थर्ड पार्टी को, बोलती हैं कि सुनो ऐसा है कि तुम्हारे लिए उत्पादन करो, हम तुम्हें पैसा देंगे। और उसके बाद क्या करती है, जब उत्पादन हो जाता है उस पर अपने कंपनी का नाम का ठप्पा या फिर ब्रांडिंग कर देती हैं, और ब्रांडिंग करके पूरे दुनिया भर में इनके सामान बिकते हैं। नाइकी, एडिडास, ये सब क्या है, जारा, H&M, ये सब यही तो करते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये तरीके हो गए सर। विदेशी व्यापार और बाजारों का एकीकरण। अब समझो यहां पे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से विदेशी बाजारों का एकीकरण हुआ। पहले ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। पहले क्या था, हम पहले भारतीय बाजार की हम बात करें तो हम पहले लोकली एक तरीके से आप जो है प्रोडक्शन कर रहे थे भारतीय बाजारों में। लेकिन अब क्या हुआ, विदेशी व्यापार जब से हुआ है तो सब कुछ जुड़ गया है, सब कुछ जुड़ गया है सर, है ना, सब कुछ जुड़ गया। अब यहां पे फायदे क्या होते हैं, विदेशी व्यापार क्या है, तो देखो पहली बात तो कि दोनों देशों के बीच में वस्तुओं का जो सेवाओं का आदान प्रदान होता है, या दो से ज्यादा देशों के बीच में जो आदान प्रदान होता है उसको हम विदेशी व्यापार बोल देते हैं। ठीक है सर। अब ये क्या है सर, ये घरेलू बाजार से बाहर पहुंचने का जो अवसर है। अब तक क्या था, अब तक हम घरेलू बाजार में उत्पादन कर रहे थे, अब हम बाहर जा रहे हैं, है ना। और जिससे एक तरीके से आप देखोगे आपका जो कंज्यूमर बेस है, अब तक आपके पास कम ग्राहक थे क्योंकि आपने घरेलू बाजार में ही देख रहे थे, आपके पास बहुत सारे ग्राहक हैं, आपकी पूरी दुनिया ही ग्राहक बन चुकी है ना, ये बन गया। ठीक है सर। फिर आप देखोगे कि जो खरीदार होते हैं उनके लिए फायदेमंद होता है कि अब तक उनके पास बहुत कम ऑप्शन थे, अब उनके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन है। ये सारी चीज होगी। परिणाम क्या होता है कि जो अलग अलग देश होते हैं ये एक तरीके से व्यापारिक रूप से आपस में जुड़ जाते हैं, कीमतों में समानता आती है, प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, और इससे फायदा किसको होता है, कंज्यूमर को, उपभोक्ता को। क्लियर हुआ ना? चलिए, बहुत ही बेहतरीन। आगे आप देखोगे यहां पे बोला गया है एमएनसी द्वारा देशों में उत्पादन की जोड़ने के तरीके। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, हाँ, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। हाँ हाँ, हो गया, ऑलमोस्ट हो गया है। हाँ, ठीक है, चलिए, ठीक है। अच्छा, यहां पे भारतीय और चीनी खिलौने के बारे में, केस स्टडी के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, ये केस स्टडी है जिसमें आप देखोगे वैश्विक, यहां पे थोड़ा सा कुछ कमियां बताई गई हैं, आप समझो कि ये एक तरीके से आप देखोगे कि एक केस स्टडी है भारत और चीनी खिलौने। अब किस तरीके से चीनी खिलौने ने भारतीय बाजार पर आधिपत्य जमाया उसकी बात की जा रही है। आप देखोगे कि भारत में लकड़ी और मिट्टी के बने पारंपरिक हाथ से बने खिलौने बिकते थे, बहुत महंगे थे, और ये महंगे बहुत थे। ठीक है सर। चीन से सस्ते प्लास्टिक के खिलौने भारतीय बाजार में आए। अब चीन ने क्या किया, चीन ने जैसे हमारे बाजार में एंट्री ली तो अपने बहुत सस्ते खिलौने बेचे। ठीक है सर। इसका प्रभाव क्या हुआ, खरीदने के लिए आप देखोगे कम कीमत पर अधिक विकल्प थे, कम कीमत पर अच्छे अच्छे विकल्प मिल रहे थे और सस्ते और प्लास्टिक के। अब यहां पे क्या हुआ, भारतीय उत्पादन के लिए जो है बहुत ही ज्यादा जो नेगेटिव चीज थी, हुआ क्या, प्रतिस्पर्धा बढ़ी, और जो भी भारतीय हमारे खिलौने थे टिक नहीं पाए इनके आगे। क्यों? क्योंकि जो भारतीय खिलौने थे बहुत महंगे थे और जो चाइनीज खिलौने थे वो सस्ते थे। इससे क्या हुआ, प्रतिस्पर्धा बढ़ी, और इससे हुआ ये कि जो भारतीय खिलौने हैं इनको भी अपने दाम गिराने पड़े सर, इनको भी अपने दाम कम करने पड़े, है ना। और एक साल के भीतर आप देखोगे चीन ने 70% भारतीय बाजारों पर कब्जा कर लिया। एक केस स्टडी है भाई, 70% जो हमारे खिलौने थे वो अब चाइना के हैं, चीनी खिलौने। तुम्हारे घर में भी जो खिलौने होंगे चीनी होंगे सर। क्लियर हुआ ना? चलिए, तो वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक क्या है? सबसे पहला जो कारक है वो है प्रौद्योगिकी। भैया इसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। मेन चीज है क्या सर, अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार है वो पहले भी होता था, लेकिन पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज के टाइम पर टेक्नोलॉजी है और ये सब संभव टेक्नोलॉजी की वजह से हो पाया है। अच्छा, अब हुआ क्या, दूसरा है भैया उदारीकरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उदारीकरण का मतलब क्या है कि पहले होता क्या था, पहले बहुत सारे व्यापार प्रतिबंध लगे हुए थे, है ना, बहुत सारे ट्रेड बैरियर लगे हुए थे, जो कि एक तरीके से, है ना, इसको हम व्यापार अवरोधक बोलते हैं। अब इससे होता क्या था, सरकार द्वारा ये विदेशी व्यापार को नियंत्रित करने के लिए आप देखोगे लगाए जाते थे। क्यों लगाए जाते थे? ताकि घरेलू बाजार जो सुरक्षित रहे। अब जैसे देखोगे भारत ने भी लगाया था 1990 से पहले, आप देखोगे हमने भी लगाया हुआ था। क्यों लगाया हुआ था? क्योंकि सरकार को ऐसा लगता था कि हमारे जो घरेलू उत्पादक जो है ये टिक नहीं पाएंगे, ये टिक नहीं पाएंगे। उसके बाद आप देखोगे जो हमारे मनमोहन सिंह जी थे उस टाइम के, जो फाइनेंस मिनिस्टर जो थे, वित्त मंत्री जो थे, उन्होंने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, है ना, नई जो आर्थिक नीतियां हैं वो अपनाई। इसके तहत आप देखोगे इन्होंने उदारीकरण को शुरू किया, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को शुरू किया। तो इसको हम बोलते हैं उदारीकरण। उदारीकरण का मतलब क्या होता है कि सरकार के द्वारा जो भी व्यापारिक अवरोध लगा रखे हैं उनको हटाया जाए। इसको हम क्या बोल देते हैं सर? इसको हम बोल देते हैं उदारीकरण। ठीक है ना। 1991 की पहले की हम बात करें तो आप देखोगे हमने कई सारे व्यापार अवरोधक लगा रखे थे, कई सारे व्यापार अवरोधक लगा रखे थे। इससे क्या हुआ सर? इससे आप देखोगे कि बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, विदेशी कंपनियां भारत में नहीं आ सकती थी क्योंकि हमने बहुत सारे बैरियर लगा रखे थे। लेकिन 1991 के बाद क्या हुआ, हमने एक नीति अपनाई, है ना, उदारीकरण की नीति। इससे क्या हुआ सर? हमने महसूस किया कि भैया कंपटीशन बहुत ज्यादा क्या है, कंपटीशन अब बढ़ना चाहिए, क्योंकि समझो कंपटीशन जब बढ़ता है
है ना। कंपटीशन जब बढ़ता है तो उससे क्या होता है, इससे एक तरीके से कंज्यूमर को ही फायदा होता है। तो हमने एक नीति अपना ली उदारीकरण की, जिससे अब सरकार ने ज्यादातर जो व्यापार अवरोधक जो थे उनको हटा लिया। क्लियर हुआ ना। चलिए, और इसमें आप देखोगे इसमें डब्ल्यूटीओ का बहुत बड़ा योगदान है। अब डब्ल्यूटीओ क्या है सर? डब्ल्यूटीओ एक हमारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। इसका सेम काम क्या है, इसको देखो, उसको ना 1900 है ना 95 में बनाया गया था, 1995 में, ठीक है ना। भारत भी इसका हिस्सा है। 160 से 164 देश जो है इसके भागीदारी है ना। ये क्या करता है, ये तरीके से अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुनिश्चित करता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुनिश्चित करता है, जो भी दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, उसको ये क्या करता है, उसको सुलझाता है। लेकिन इसकी भी कई सारी आलोचनाएं की जाती हैं। क्यों की जाती हैं? क्योंकि आप देखोगे कि विकसित देशों के पक्ष में एक तरीके से क्या करता है, बहुत ज्यादा, जैसे विकसित देश है ना, विकसित देशों में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। अब जो भी इसके नियम कानून जो आते हैं ना, वो सिर्फ अविकसित देशों के लिए होते हैं या फिर विकासशील देशों के लिए। विकसित देशों की अगर हम बात करें तो यहां पर आप देखोगे कि विकसित देश जो होते हैं वो अपनी बात नहीं मानते। अभी भी आप देखोगे विकसित देशों में बहुत सारे व्यापार अवरोधक लग रखे हैं। अमेरिका ने हम पर क्या लगा रखे हैं, बैरियर, 50% टैरिफ लगा रखे हैं। ये तो कुछ नहीं कर रहा भैया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जैसे होता है ना, हम बोलते हैं कि भाई सिर्फ गरीबों पर ही जोर चलता है, तो उसी प्रकार आप देखोगे डब्ल्यूटीओ की जो कानून है वो विकासशील देशों पर ही चलते हैं, विकसित देशों पर नहीं चलते। और सबसे अच्छा उदाहरण अभी का, अमेरिका ने टैरिफ लगाए भारत पर 50%, जो कि 500% तक बढ़ाने की बात कर रहा है। क्लियर हुआ ना। अब यहां पर डब्ल्यूटीओ क्या कर रहा है भाई, ये बताओ, है ना। क्लियर हो, तो उसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। और इसी के साथ आप देखोगे कि हमारा ऑलमोस्ट जो एक तरीके से चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। अब देखो, भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव क्या था। तो सबसे पहली बात है भाई, उपभोक्ताओं के लिए बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन है सर। प्रतिस्पर्धा बढ़ी, कंज्यूमर को एक अच्छी गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, नई नई नौकरियां, रोजगार के अवसर मिले। दूसरा ये हो गया। तीसरा क्या हुआ भाई, स्थानीय कंपनियों का विकास हुआ। आप देखोगे बहुत सारे जो हमारे स्थानीय कंपनियां जो थी, है ना, तो ये एमएनसीज को कच्चा माल देते थे, तो हमारी स्थानीय कंपनियों को भी एक तरीके से फायदा हुआ। चौथा है शीर्ष भारतीय कंपनियां का होता है। हमारे भारत की भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो एक तरीके से एमएनसी कंपनियों में आती हैं, तो हमारी कंपनियों का भी उदा वो टाटा, इन्फोसिस, महिंद्रा, ये बाहर की कंपनियों को भी बाहर भी एक तरीके से आप देखोगे अपना उत्पादन करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी स्थानीय कंपनियों को भी फायदा देखने को मिलता है। भारत में वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव, इससे क्या हुआ भाई, सबसे बड़ा प्रभाव कि भैया जो छोटे उत्पादक जो थे वो खत्म हो गए भाई, वो टिक नहीं पाए इनके आगे, है ना। फिर आप देखोगे श्रमिकों के लिए अनिश्चित रोजगार, एक तरीके से बहुत सारे जो श्रमिक लोग हैं इनको रोजगार वगैरह ठीक से नहीं मिल पाता, या फिर जिनको जॉब भी मिलती है वो एक तरीके से निश्चित नहीं होती, नौकरी से कभी भी निकाल सकते हैं, और सिर्फ पढ़े लिखे लोग, मध्यम वर्ग के लोग, इनको इससे फायदा हुआ है। चलिए, और आप देखोगे ऐसे वैश्वीकरण से जो सभी के लिए अवसर पैदा करे और यह सुनिश्चित करे कि इसके लाभ सभी को मिले। अब वैश्वीकरण एक ऐसा हो, देखो हम बोलते हैं ना, विकास कैसा होना चाहिए कि इसका सबका साथ सबका विकास, कुछ चुनिंदा लोगों को ही विकास ना मिले। तो वैश्वीकरण भी ऐसा होना चाहिए इसका फायदा सभी को मिले, सभी को मिले। इसके लिए सरकार क्या कर सकती है भाई, श्रमिकों को रक्षा दे सकती है सर, है ना। अलग अलग नियम कानून लागू कर सकती है, छोटे उत्पादकों का समर्थन कर सकती है सर, है ना, उनको प्रॉफिट दे सकती है। निष्पक्ष नियमों के लिए लड़ना, यानी कि डब्ल्यूटीओ जो भी निष्पक्ष नियम बनाता है, सरकार लड़ सकती है। और सरकार एक तरीके से हमारे छोटे मोटे जो व्यापारी हैं उनको बचाने के लिए व्यापार अवरोध का इस्तेमाल कर सकती है सर, बिल्कुल कर सकती है। ये सारी चीजें जो है सरकार कर सकती है, ताकि हम जो है एक तरीके से वैश्वीकरण को ठीक तरीके से इस्तेमाल कर सकें। क्लियर हुआ। चलिए, इसी के साथ आप देखोगे हमारा जो चैप्टर खत्म हुआ और आपकी इकोनॉमिक्स भी खत्म हुई। क्लियर हुआ। चलिए, तो एंड करें इस क्लास को, एंड करते हैं इस क्लास को। आई होप आपको पूरी जो क्लास है बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके नोट्स आपको कहां मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल पर, है ना। मैंने क्यूआर कोड ऑलरेडी स्टार्टिंग में दिखाया हुआ था, उसको स्कैन करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। अगली क्लास में हम किसकी बात करेंगे, हम राजनीतिक शास्त्र की बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो एंड करते हैं इस क्लास को। बाय बाय, टेक केयर।